बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमीदुल्लाह है। मैं मारी क्यूरी स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ नेफल पेड्रिकुटू में, और मैं एरो 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन। तो हम आज एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप पे डिस्कशन के लिए आए हैं कि मारी क्यूरी स्कॉलरशिप है क्या चीज़। बहुत सारे लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता, उसकी डिटेल नहीं पता। तो हम उस पर एक डिटेल सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि मारी क्यूरी स्कॉलरशिप क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, दूसरे स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्यों ये ज़्यादा अच्छा स्कॉलरशिप है, या इसकी अप्लाई कैसे करनी, डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे बनाने। तो ये एक लेंथी सेशन होगा। मेरे पास और भी स्पीकर्स है। अहमद सईद जो एक मारी क्यूरी स्कॉलर है, वो इसकी मेन डॉक्यूमेंट्स पे डिस्कशन करेगा। आसिम अमीन भाई इसकी अप्लाई पे डिस्कशन करेगा कि आपने उसको कैसी पोजीशन ढूंढना है। आसिम भाई हमारी क्यूरी स्कॉलर है, और ये उसकी मेनली उसकी वेबसाइट है जहाँ पे आपने उसकी पोजीशन ढूंढना है, जहाँ से आपने उसके लिए अप्लाई करना है, और उसकी अप्लाई की प्रोसेस कैसे, ये स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझा देंगे। हमारे पास चौथा स्पीकर है शगुफ्ता रहमान, जो हमारी क्यूरी स्कॉलर है यूनिवर्सिटी ऑफ नेफल बेड्रिकुटू इटली में, और शी विल एट देन आंसर ऑल द आंसर क्वेश्चन सेशन। और हम इसमें एक डिटेल आंसर क्वेश्चन सेशन भी करेंगे, जिसमें जिस लोगों की जो भी क्वेश्चन हो हम उसका आंसर करेंगे। तो इनिशियली ऐसा डिवाइड है कि मैं इनिशियली मारी क्यूरी की जो बेसिक ओवरव्यू है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। सईद भाई इसके डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे। आसिम भाई इसके जो अप्लाई प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे, और शगुफ्ता रहमान मेनली जो इसके क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको आंसर करेगी। तो नाउ लेट्स गो टू द सेशन ज्वाइन करें। पहली आवर्स में ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है, और लास्ट आवर में ये ऑलमोस्ट 2 आवर का सेशन है। लास्ट आवर में उसमें जितने भी क्वेश्चंस है हमने उसको सॉर्ट आउट किया हुआ है, और सेशन के लास्ट में QR कोड शेयर किया हुआ है, जहाँ पे आप मारी क्यूरी के एस्पिरेंट के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हमें अप्रोच कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, आई विल रिक्वेस्ट कि ये वीडियो पूरी की पूरी देखें। ऑलमोस्ट मारी क्यूरी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारे इस वीडियो में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं, या इस वीडियो के एंड पे आप लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, और लेट्स गो टुवर्ड्स द सेशन। ठीक है, अमित कौन स्टार्ट करेगा? मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आपका जो माइक है वो ऑफ है। माइक मेरा म्यूट है। हाँ हाँ, अब सुन रहे हो आप? ओके, स्टार्ट करें या थोड़ा सा वेट करें 1-2 नहीं मिनट? स्टार्ट करने काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं, 40 तक लोग हो गए हैं, आप स्टार्ट करें। ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सेशन है स्पेसिफिकली मारी क्यूरी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जो मेनली PhD के लिए स्कॉलरशिप सिक्योर करना होता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी मेन पॉइंट्स हैं हम उसको कवर कर लें। तो इसके जो मेन स्पीकर है, मी माई सेल्फ हमीदुल्ला, मैं मारी क्यूरी स्कॉलर हूँ, और मेरी होस्ट यूनिवर्सिटी अपने पेल्फिट रिकुटू है। मैं एरो 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और मेरा स्पेसिफिक फील्ड जो है ना वो एरियल रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरे साथ एक और स्पीकर है अहमद सईद। अमित अगर पॉसिबल है तो उसको प्रेजेंटेशन मोड पे कर दो। ओके, स्टॉप शेयरिंग। इसको मैं प्रेजेंटेशन मोड पर डाल देता हूँ। नाउ आई सपोज इट वुड बी ओके। अब बेहतर है, आई थिंक सो। जी ठीक है, आप ओके, कंटिन्यू। सेकंड स्पीकर हमारे पास है अहमद सईद भाई, जो इस सेशन में आप लोगों को इंटरेक्ट करेगा। डिफरेंट पार्ट्स में ये आप लोगों को इंफॉर्मेशन देगा। ये भी हमारी क्यूरी स्कॉलर है, और इसकी जो मेन यूनिवर्सिटी थी मिलानो में, इटली, और इसकी सेकंड यूनिवर्सिटी है बार्सिलोना में। तीसरा हमारे पास स्पीकर है आसिम भाई, ये भी हमारी क्यूरी स्कॉलर है, और इसकी जो होस्ट यूनिवर्सिटी है वो जिनेवा है, और साथ में इसकी दूसरी यूनिवर्सिटी सर्बिया में भी है। हमारे पास जो चौथा स्पीकर है वो है शगुफ्ता,
थैंक यू, शी जॉइन अस इन द लास्ट टाइम। और ये भी हमारी क्यूरी स्कॉलर है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी में ही होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेफल फेडरिको टू। सो हम आगे जाते हैं कि स्कॉलरशिप में हमारे पास मेन मेन क्या चीज़ें हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारी क्यूरी स्कॉलरशिप है क्या चीज़। सॉरी, मैं ये थोड़ा सा साइड पे रख लूँ, स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमारी क्यूरी स्कॉलरशिप ये है कि ये एक पीएचडी ग्रांट है और रिसर्च सपोर्ट ग्रुप है, और ये यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करता है। मेनली हॉरिजॉन यूरोपियन प्रोग्राम की पार्ट है ये मेनली रिसर्चर को सपोर्ट करते हैं ऑल स्टेजेस की, और मेनली ये पीएचडी को स्पेसिफिकली फोकस करता है। और इसमें अच्छी बात ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। इसमें इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं, और ये ग्रांट मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी और टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में ये अवेलेबल होता है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, लैब यूनिवर्सिटीज़, ये मेनली इस पोजीशन को सिक्योर करता है। इसमें जो मेन टारगेट है वो अर्ली स्टेज रिसर्चर है, और ग्लोबल ये इसमें ऑल डिसिप्लिन इंक्लूड है। अब ये स्कॉलरशिप बाकी स्कॉलरशिप से कैसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है, या हम उसको कैसा रैंक करते हैं। इसके साथ जो सबसे मेन बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होती। आपको पहले से किसी सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे तो आप पोजीशन सिक्योर कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं चाहिए होती, आप फ्रीली उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी एक और सबसे अच्छी बात ये है कि थ्रू आउट द ईयर अनाउंस होते हैं। हाँ, स्पेसिफिक सेशन यूनिवर्सिटी के सेशन के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो पोजीशन होती है वो थ्रू आउट द ईयर मोस्टली अवेलेबल होता है, आप सर्च कर सकते हो। जिस लैब में आप ये पोजीशन सिक्योर करते हो, तो उस लैब उस फील्ड का सबसे टॉप लैब होता है, या सबसे टॉप लैब में उसका शुमार होता है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो लैब उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, तब जाके वो हमारी क्यूरी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं, वो फंडिंग विन कर सकते हैं। तो अच्छी बात ये होती है कि जिस लैब में हमने जाना होता है, वो ऑलरेडी वेल इक्विप्ड होता है। आपको किसी चीज़ या परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। ऑल इक्विपमेंट या आपकी रिसर्च के फील्ड जितने भी चीज़ें आपको चाहिए होती है, वो ऑलरेडी उस लैब में पड़ी होती है, या उस लैब के साथ वो चीज़ें होती हैं। जो सुपरवाइज़र आपको सुपरवाइज़ कर रहा होता है, वो उस फील्ड का अच्छा सुपरवाइज़र होता है। वो हाई उसकी जो रिसर्च प्रोफाइल होती है, हाई रिसर्च प्रोफाइल होती है। तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत आसानी होती है कि एक सुपरवाइज़र के साथ जिसके अंडर आपने पीएचडी करना है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देगा और एक वेल नोन पर्सन होगा। इसकी अप्लाई बहुत ज़्यादा ईज़ी है, और इसकी एक और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट आगे हम जाएँगे तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी हम एक्सप्लेन से डिटेल से एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छी बात ये है कि तकरीबन हर फील्ड में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है। हर फील्ड वाला बंदा इसको अप्लाई कर सकता है, और अनदर थिंग इज़ कि हर नेशनैलिटी वाला बंदा उसको अप्लाई कर सकता है। ये नहीं है कि अपने लैब का बंदा डायरेक्ट बंदा कोई लेगा। इसमें हर फील्ड का बंदा या हर नेशनैलिटी का बंदा अप्लाई कर सकता है। मैं इसके एक और एस्पेक्ट पे आ जाता हूँ, जो मोस्टली लोग उसकी पूछ भी लेते हैं, जो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो एक तो सबसे अच्छी बेनिफिट्स जो मोस्टली होता है कि आई थिंक सो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुनिया में सबसे टॉप पेड स्कॉलरशिप्स में आता है। इसकी जो सैलरी रेंज है ये डिपेंड करता है 1500 यूरो से लेके, मैंने तो अभी तक 6000 यूरो तक भी कुछ देखे हैं। लेकिन ये वेरी करता है डिफरेंट फैक्टर पे, प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है, कंट्री पे डिपेंड करता है, और इसमें डिफरेंट और भी फैक्टर्स है जहाँ पे सैलरी वेरी होता है। लेकिन 1500 से लेके तकरीबन कोई 6000 यूरो तक सैलरी मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में देखी है। इसमें मंथली लिविंग अलाउंसेस भी होते हैं, मोबिलिटी अलाउंसेस भी होते हैं, और फैमिली अलाउंसेस भी इसमें आ जाती है। उसकी एक कंडीशन ये होती है कि जिस टाइम पे आप पोजीशन सिक्योर करते हो, मोस्ट केसेस में उस टाइम पे अगर आप स्टेटस मैरिड है, या इवन बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हमारे लिए निकाहनामा काफ़ी होता है। तो अगर आप जिस टाइम पे आपकी सिलेक्शन हुई है, उस टाइम पे आपके पास निकाहनामा हो, तो आप फैमिली अलाउंस के लिए आप एलिजिबल हो। और ये भी वेरी करते हैं, 500 यूरो से लेके कोई 700 यूरो के रेंज में वेरी करता है। इसमें बच्चों की भी अलाउंस आ जाता है दरमियान में, अगर इन केस उस टाइम पे आपके कोई किड्स है। और ये दोनों के लिए, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए सेम है। इसमें एक और जो मेन उसकी जो ब्रॉड पीरियड आता है या सेकंडमेंट आता है, उसकी सारी एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट कवर करता है। कुछ केसेस में ये आपकी अकोमोडेशन और ट्रेवल एक्सपेंसेस कवर करते हैं, कुछ केसेस में ये आपकी इवन वो फूड एक्सपेंसेस भी कवर कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट थोड़ा सा वेरी कर लेते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या कोई ट्रेवल होते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ये ऑलमोस्ट सारी एक्सपेंसेस को कवर कर लेते हैं 100%। नेक्स्ट चीज़ पे उस पर आ जाते हैं कि इसमें इंटरनेशनल क्या एक्सपोजर होते हैं। तो इसमें मल्टीपल
अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मल्टीपल कंट्रीज में आप काम करें, मल्टीपल लैब में काम करें। ये आपके एक नेटवर्क बनाते हैं, जो आपके एक ब्रॉड रिसर्च नेटवर्क बन जाता है, जिसमें आप इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेट करते हो और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी। ये आपको एक अच्छा एक्सपोजर देता है, बहुत एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको नॉर्मल स्कॉलरशिप में ये एक्सपोजर बहुत कम मिलता है। इसके अलावा ये आपके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन अरेंज करता है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी डिफरेंट चीज़ों पे काम करने के लिए कुछ वर्कशॉप अरेंज करता है, समर स्कूल, कॉन्फ्रेंसेस। और इसके साथ साथ डिफरेंट जो सेशन होते हैं, इसमें कुछ इंटरनेशनल स्पीकर या जो टॉप इंडस्ट्रीज होते हैं उसके सीईओज या वो लोग बुला लेते हैं, जो आपको डिफरेंट चीज़ें या आपने इनिशियल स्टार्टअप कैसे करना है, तो इवन आपकी जो पीएचडी के बाद आपने आगे अपना करियर डेवलप करना है, उसके बारे में ये आप पे काम कर लेते हैं कि अपने एक लॉन्ग टर्म पे या 5 ईयर प्लान होता है, तो उसमें आपको किस तरह आगे कैरी कर लेते हैं। इसके एक और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करते हैं कि अपने पब्लिक के साथ कैसे इंगेज करना है, आपने एक अपने काम या अपने आइडियाज़ को पब्लिक में कैसे लेके जाना है, उसको कैसे आगे प्रमोट करना है। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे भी काफ़ी हद तक काम करता है। और ये आपके कोलैबोरेशन पे काम करते हैं कि अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या इंडस्ट्रीज़ के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है। इसकी कुछ बेसिक्स जो मेन क्राइटेरिया है या जो आप रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटीज है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये होता है कि जब आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो तो उसके 4 साल के बाद तक आप मारी क्यूरी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी मास्टर डिग्री के फाइनल डिफेंस पे जो डिग्री का डेट है उसमें 4 साल से ज़्यादा हो गया तो मोस्टली केसेस में आप एलिजिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन ये आता है कि जिस कंट्री में आपने अप्लाई करना है उस कंट्री में आपने लास्ट 3 साल में 12 महीने से ज़्यादा स्पेंड ना किया हो। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये स्ट्रिक्टली काउंट हो जाता है। अनदर थिंग इज कि जिस टाइम पे आपकी पीएचडी इनरोलमेंट हो या पोजीशन सिक्योर कर रहे हो, आप किसी और पीएचडी में इनरोल ना हो या आपने ऑलरेडी पीएचडी ना की हो। हाँ, इसमें हमीद, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जो है कंट्री वाला आपने कंडीशन बताई है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप सेकेंडमेंट वाले किसी कंट्री में रह रहे हो ना, तो डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल आप इटली में रह रहे हो और आपकी मोबिलिटी इटली में है, तो तब भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी आपका होम यूनिवर्सिटी स्पेन में है और आपका जो होस्ट है वो इटली में है, देन भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस यस यस, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज है, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़, सॉरी मैं दोबारा स्टार्ट कर लूँगा ये। हाँ, इसमें कोई जीपीए रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी जीपीए स्पेसिफिक या 3 से ऊपर हो या 2.5 से ऊपर हो या 3.5 से ऊपर हो। डिपेंड करते हैं, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो 3 जीपीए पे उसने हमारी क्यूरी सिक्योर किया हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी है जो 3 से लेस जीपीए पे उसने सिक्योर किया हुआ है, कुछ 4 जीपीए वाले बंदे भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ जीपीए का उसका कोई खास रेशो नहीं है। अगर आपकी अच्छी जीपीए है तो ये आपको कुछ प्लस पॉइंट दे सकते हैं, आपके प्रोफाइल के साथ या फाइनल इवेल्युएशन के साथ इसकी एक वेटेज आपको आ सकता है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पे। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे मेन चीज़ चाहिए होती है, जिस तरह सारे स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, एक सीवी चाहिए। क्योंकि ये स्कॉलरशिप मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में होता है, यूरोपियन यूनियन में होता है, तो द बेस्ट इज़ कि आपकी सीवी यूरोपास में हो। एक कवर लेटर इसके साथ चाहिए होती है, या मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा सा चाहिए होती है। रिकमेंडेशन लेटर 2 से 3 चाहिए, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा ये ख्याल रखना होगा कि जो लोग आपको रिकमेंडेशन लेटर दे रहे हो वो आपको फिर रिकमेंड भी करे। अगर वो ईमेल को इग्नोर करे या उसको रिस्पॉन्स ना करे तो उस केस में आपको वो मार्क्स नहीं मिल सकते जो रिकमेंडेशन लेटर के हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रिकमेंडेशन देना है ये चीज़ इंश्योर कर ले कि आपकी रिकमेंडेशन वो बंदा आपको रिकमेंड कर ले। बाकी डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए। आर्ट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि आर्ट्स चाहिए कि नहीं, तो स्पेसिफिकली मारी क्यूरी के लिए आर्ट्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई यूनिवर्सिटी ये चाहेगी कि नहीं हमारी ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोजेक्ट और वो यूनिवर्सिटी दोनों कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन इसमें सम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं या आपकी सिलेक्शन के बाद भी आपको टाइम देते हैं कि आप आर्ट्स क्लियर कर दो। तो आर्ट्स का इतना ज़्यादा बाउंड्रीज इसमें नहीं है, 90% केसेस में तो चाहिए नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए, लेकिन उसमें भी सम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देते हैं। आगे हम आते हैं मोटिवेशन लेटर पे। तो ये मैं सईद को ट्रांसफ़र करता हूँ कि वो सईद इस पे एक्सप्लेन कर ले कि मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सईद अब आगे से एक्सप्लेन कर लेगा। जी सईद भाई।
थैंक यू अमित भाई। मैं जो है प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको, मेरी प्रेजेंटेशन मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं, नहीं। आपकी नहीं हो रही। अभी आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आपकी स्क्रीन, हाँ, ये मेरी फेसबुक आ रही होगी। हाँ, आपकी फेसबुक आ रही है। हाँ, तो मैं यहाँ से चीज़ों को कैरी आउट करना चाहूँगा। जैसे अमित भाई ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया भी है, लेकिन मैं इनको मज़ीद डिटेल में भी बताऊँगा और फिर मैं स्पेसिफिकली सीवी और मोटिवेशनल लेटर की तरफ आऊँगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली में चाहिए कौन-कौन से। तो जो है ना, हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जर्नल स्कॉलरशिप या मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के लिए, एक तो आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैट्रिक टू फाइनल डिग्री। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर, एमएस, एमफिल या जो भी कहते हैं वो चाहिए, रिजल्ट्स कार्ड, उनकी डिग्री वगैरह चाहिए और उनके जो डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह चाहिए। और यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी हो जाती है, बच्चे कहते हैं कि हम पहले इनको लीगलाइज करवाएं या इनकी वो वेरिफिकेशन वगैरह करवाएं। तो इतनी इसमें जल्दी नहीं है, पहले आप दूसरी चीजों की तरफ आ जाएं, उनको कंप्लीट कर लें, ये टाइम टू टाइम हो जाती है। इवन हम लोगों ने भी जब स्कॉलरशिप आ गया था तब करवाया था। सेकंड नंबर पे आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। जैसे हमीद भाई ने आपको कहा था कि आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें इस आइट्स की जो कमी है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे आप फुलफिल कर सकते हैं। आप ये आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, बहुत ही इजी सर्टिफिकेट होता है। पासपोर्ट चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं पासपोर्ट्स को लेके, कि हमें जो है ना वो पासपोर्ट बड़े 4-5 महीनों के बारे में के बाद दे रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है ना इसकी तरफ आ जाएं और इसको जो है ना हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपकी सीवी है यूरोपियन फॉर्मेट में। ये मैंने फेसबुक का इसलिए शेयर करवाया ताकि लोगों को आइडिया हो कि यहाँ से भी जाके आप सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है ना देख सकते हैं। चौथे नंबर पे आपको सीवी है वो यूरोपियन फॉर्मेट में है। वो इसलिए हम यूरोपियन फॉर्मेट में रेकमेंड करते हैं क्योंकि ये मोस्टली ये जो मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप्स हैं ये यूरोप में ऑफर होती हैं। तो इसके लिए लोगों के लिए आसानी होती है। जो आगे रिव्यूअर होता है, जो आपका बैठा होता है प्रोफेसर, आपकी सीवी रिव्यू कर रहे हैं ना, उसे आइडिया होगा कि फलां चीज फलां जगह पे होगी, रिकमेंडेशन वाले प्रोफेसर यहाँ पे होंगे, इसके अलावा जो है इनकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होगी, इसने थीसिस क्या किया है ये यहाँ पे होगा। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वहाँ पे मौजूद होती है। तो इसलिए यूरोपियन फॉर्मेट को ही रेकमेंड किया जाता है और आपके लिए बेनिफिशियल भी है। पांचवें नंबर पे मोटिवेशनल लेटर है, वो भी आपको रिक्वायर्ड है, उसकी तरफ मैं मजीद आता हूँ। छठे नंबर पे रिसर्च प्रपोजल है। कभी 80% में से जो यूनिवर्सिटीज हैं वो रिक्वायर्ड नहीं करती, सिर्फ जो है ना वो 20% यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड कर रही होती हैं। अगर वो कहें भी तो तब बनाना था, अदरवाइज जो है ना ये 80% केसेस में ये इसकी वो होती नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो 2 चाहिए। हमीद भाई ने 3 भी कहे, 3-2 जितने अच्छे हों, जितने आपके लिए बेहतर है कि आप 3 कर लें, 4 कर लें, ज्यादा बेहतर है। और इसी तरह ईमेल एड्रेस है आपका, वो प्रॉपर होना चाहिए, जो क्या कहते हैं उसे, एक प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हर एक चीज जो है ना आपकी नोटिस हो रही होती है। इसी तरह कुछ लिंक्स हैं कि जहां से आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मजीद इन लिंक्स के बारे में डिटेल जो है हमारे वो जो दूसरे भाई हैं, तीसरे भाई हैं आसिम भाई, वो शेयर करेंगे। अब मैं स्पेसिफिकली आ जाता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ। हाँ जी, ये मोटिवेशनल लेटर है। अच्छा जी, मोटिवेशनल लेटर बेसिकली दो, प्रेजेंटर व्यू में, जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, तो मेरा मोटिवेशनल लेटर शो हो रहा है? आपका मेरी स्क्रीन शो हो रहा है। प्रेजेंटेशन जी हाँ, आपकी स्लाइड। ओके ओके। तो हाउ टू राइट अ मोटिवेशनल लेटर। तो यहाँ पे काफी सारे लोग जो है ना कुछ चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं। मोटिवेशनल लेटर, कवर लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारी चीजें। अब कवर लेटर वो चीज होती है कि जो चीजें आपने सीवी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन नहीं पुट कर सकते, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम वहां पुट करना चाहते हैं नहीं पुट कर पाते, तो हम उसके लिए एक दूसरा लेटर वहां पे उनको देते हैं जिसे कवर लेटर, जो हमारी उन जो क्या लिमिटेशंस हैं या जो भी चीजें हैं उनको कवर करने के लिए वो आता है। इसी तरह मोटिवेशनल लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है ना तकरीबन एक ही हैं, तो इसको जरा कंफ्यूज न कीजिएगा। इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर पर्सनल बैकग्राउंड है एंड व्हाई यू आर अप्लाइंग। हाँ, तो
पर्सनल बैकग्राउंड के अंदर जो है ना आपने बताना है कि मेरा नाम फलां है XYZ है, मैंने फलां यूनिवर्सिटी से ये चीज़ की हुई है और मैं अप्लाई क्यों करना चाह रहा हूँ। आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी रिसर्च है, जिस आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उसको उसके साथ आपने मैच करवाना है। कोशिश करनी है कि आपने बताना है कि मैंने ये काम किया हुआ है, जो आपकी पोजीशन ऑफर हो रही है ना, उसके अंदर भी जस्ट लाइक दैट इस तरह का कुछ काम हो रहा है, तो मैं इसलिए इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ताकि उनको आइडिया हो कि बंदा क्रिएटिव है और अपने काम को दूसरे काम से लिंक कर रहा है। उनको भी आइडिया है कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, आपकी रिसर्च एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा नहीं है, उन्होंने सारी चीज़ें आपको सिखानी है। सिर्फ उन लोगों ने आपकी थोड़ी-सी एक्सपर्टीज चेक करनी है कि बंदा क्रिएटिव है भी सही कि नहीं। जैसे बॉडी के अंदर मैं बता रहा हूँ हाइलाइट रेलिवेंट स्किल्स, कि आपने कौन-कौन से स्किल्स गेन किए हुए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आपने लर्न किए हुए हैं। अगर आप कंप्यूटेशनल के हैं, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो आपने कौन-कौन से जो है ना वो आपको लैंग्वेजेस आती हैं, आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, अलाइनमेंट विद द प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी कहा रेलेवेंट एक्सपीरियंस, आपको कोई एक्सपीरियंस भी है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट में बता रहे होते हैं कि मेरा कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वो सीवी के अंदर भी ऐड कर रहे होते हैं और मोटिवेशनल लेटर के अंदर भी ऐड कर रहे होते हैं। इसको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च एक पोजीशन है, टीचिंग पोजीशन नहीं है। आगे जाके आपने टीचिंग नहीं करनी, आपने जाके रिसर्च करनी है, तो आप वो वाली चीजें उसके अंदर ऐड करें जो पोजीशन में आपको बेनिफिट दें। अगर आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड, अगर आप वो ऐड करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी एज कंपेयर टू एक ऐसी चीज के जो आपसे के पोजीशन से रिलेटेड ही नहीं है। इसी तरह कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर जो है ना आपने बताना है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप अपना करियर परसू करना चाहते हो, अगर आप उनको थैंक्स कर रहे हैं, अगर वो आपको चांस दें तो आप इसको जो है ना उनको क्या कहेंगे फुलफिल करोगे उनकी रिक्वायरमेंट्स को। इसी तरह जो है ना आपने कुछ टिप्स हैं हाउ टू राइट अ मोटिवेशनल लेटर, पर्सनलाइज योर लेटर फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और पोजीशन। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम एक जर्नल मोटिवेशनल लेटर लिख देते हैं और उसे जो है ना वहाँ पर हर पोजीशन के लिए उसे हम पुट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो पोजीशन आगे एडवर्टाइज, उसके जो रिसर्च इंटरेस्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो लेटर है उसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। फॉर्मल टोन इस्तेमाल करनी है, जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं देनी, और सबसे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चैट जीपीटी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जो जिनको आप लेटर भेज रहे हैं ना उनके पास भी जो है ना चैट जीपीटी मौजूद है। अगर आप करेंगे वो 1 मिनट में चेक कर लेंगे, और उनको इस बात से ज़्यादा गुस्सा आता है कि इस बंदे के पास इतना टाइम नहीं था कि इसने चैट जीपीटी से लेटर लिखा, उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ ठीक है, आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उसे आप अपने हिसाब से लिखें। जितना सिंपल इंग्लिश में होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। इनकी इंग्लिश इतना ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि आप इनको कोई हाई फाई इंग्लिश में लिख कर भेजें ताकि वो गूगल जो है ना ट्रांसलेटर से देख रहे हो कि इस बंदे ने क्या लिखा है। इससे बेहतर यही है कि आप फॉर्मल इंग्लिश में लिखें, बहुत ही इजी टू लर्न हो, इजी टू अंडरस्टैंड आपका जो है ना वो लेटर हो, तो ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए। हाँ, अब इसके बाद हमारे पास आती है सीवी। सीवी के लिए जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सीवी और मोटिवेशनल लेटर, इन्हीं की बेस पे आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन हो रही होती है। आपको स्पेसिफिकली जो है ना हमने ग्रुप के अंदर भी चीजें शेयर की हुई हैं कि आपने जो है ना इस वेबसाइट से जाके जो है ना अपना सीवी क्रिएट करना है। आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, कंटेक्ट डिटेल देनी है, कोई लिंक्डइन प्रोफाइल देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज कोई खास जरूरत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ अपने जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं या पब्लिकेशंस है, अगर कोई है तो वो उसके अंदर ऐड करनी है। ऐसी कोई चीज ऐड नहीं करनी जो अननेसेसरी हो और वेस्टिंग ऑफ टाइम हो। इसी तरह एजुकेशन एंड स्किल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे मैट्रिक से ऐड करना शुरू कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है मैट्रिक से ऐड करने की, बैचलर ऐड करें और मास्टर ऐड करें, दैट्स इट। अगर 4 ईयर बैचलर है जिसे बीएस कहते हैं वो ऐड करें, और आगे मास्टर जो 2 साल का है वो ऐड करें, और दैट्स इट। आपकी जो एजुकेशन वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपने थीसिस के बारे में डिटेल दें। बाज़ औक़ात हम ये कर रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई एक पोजीशन है उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, मैंने थीसिस में कुछ और किया हुआ है लेकिन मेरे कुछ इंटरेस्ट है, मैंने चीजें लर्न की हुई है, तो मैं अवॉइड करूंगा कि थीसिस की ज्यादा डिटेल ना डालूं। क्यों? जब रिव्यूअर के पास मेरी सीवी जाएगी ना, वो देखेगा कि इसने थीसिस में कुछ और काम किया हुआ है, तो यहाँ पे ये किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हमने कुछ लिमिटेड रहना है। इसीलिए कहते हैं कि हम सजेस्ट करते हैं कि आप ट्राई करें कि जो आप सीवी बना रहे हैं ना, उस सीवी को हर पोजीशन के लिए आप अलहदा बनाएं तो ज्यादा बेहतर होता है।
क्योंकि उस रिव्यूअर को आपको एक बेहतर आइडिया मिले कि इस बंदे ने जो है ना जो हमें अप्लाई करने जा रहा है ये हमारे लिए बेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं, ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए ये है कि आप से रिलेटेड एक पोजीशन हर जगह पे मौजूद है, सिर्फ आपने उस पोजीशन को ढूंढना है। ना कि ये है कि जी आपने जो है ना आप एक पोजीशन से रिजेक्ट हुए, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो वाली चीज नहीं है, आप जो है ना स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। हर पोजीशन की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप उनके अंदर फिट आते हो तो आप अगले दिन सिलेक्ट होगे। इसी तरह इसमें कुछ टिप्स हैं, बी कंसाइज रहे, अननेसेसरी डिटेल्स बिल्कुल नहीं ऐड करनी सीवी के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया। एक्शन वर्ब्स टू डिस्क्राइब अचीवमेंट्स, अगर कोई अचीवमेंट है, जैसे हम तकरीबन स्टूडेंट्स के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर ने हमें लैपटॉप दिया है, वो भी हमारे पास मौजूद है तकरीबन हर एक के पास। अगर इस तरह की कोई अचीवमेंट है, कोई आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन में अवार्ड विन किया हुआ है, वो आप ऐड करें। इसी तरह जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो ऐड करें, जैसे पिछले हुकूमतों में हमें सोलर भी मिले थे, तो जो आप लोगों के पास है तो वहां पे आप शो करवाएं कि मैंने ये अचीवमेंट जो है ना छोटे लेवल पे अचीव की हुई है। इसी तरह रिकमेंडेशन लेटर है, तो हमारे जो प्रोफेसर होते हैं पाकिस्तानी प्रोफेसर, नॉर्मली वहां पे वर्क रोल लोड की वजह से उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आप कोशिश करें अपना रिकमेंडेशन लेटर खुद लिखें, अच्छा करके, एक नहीं एक से ज्यादा लिखें। और अपने प्रोफेसर को जब रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, ये हम पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको ईमेल के साथ वो लेटर भी अटैच करेंगे, सर ये मैंने लिख के भेजा है, आप इसको जरा रिव्यू करके इसमें जो चेंजेस हैं करके मुझे ये लेटर जो है ना, ये रिकमेंडेशन लेटर जो है ना ये दे दें। तो आपका प्रोफेसर जो है ना उसके लिए आसानी रहती है, अदरवाइज वो जो है ना उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो आपके लिए बैठ के लेटर लिखे और फिर आपको देगा। तो बेहतर ये होता है कि आप खुद लिखें। इसके अंदर क्या जो है इंक्लूड होना चाहिए, डिटेल ऑफ योर स्किल्स होनी चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, सूटेबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप होना चाहिए, स्पेसिफिक एग्जांपल फॉर ऑफ योर अचीवमेंट्स होने चाहिए, मींस कि ये बच्चा हमारी क्लास के अंदर पढ़ता था, ये जो है ना टॉपर था, इसने ये टॉप 5 के अंदर था, या जो भी मामला हैं वो आपके बारे में प्रोफेसर जो है ना आपका बता दे। आप लिख के भेजेंगे तो उसके लिए आसानी होगी। प्रोवाइड योर रेफरेंस विद योर सीवी एंड रिसर्च प्रपोजल फॉर कॉन्टेक्स्ट, आस्क वेल इन एडवांस टू इंश्योर द क्वालिटी। तो आप अगर खुद बना के भेजेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग ही होगी। बाकी आपका प्रोफेसर जो है ना उसे नॉर्मली चेंज नहीं करता, हमारे केस में तो नहीं हुआ, बाकी केस टू केस वेरी कर सकती हैं चीजें। उसके बाद इसमें कुछ और भी जो है ना टिप्स है इंपॉर्टेंस, रिसर्च दी होस्ट इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के प्रोफेसर वेबसाइट पे गया, उस प्रोफेसर की प्रोफाइल देखी, इवन उसकी मैंने सीवी निकाली, देखा कि ये क्या क्या काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे रहा है, कौन कौन से इसने आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, उन सारी चीजों को मैंने जो है ना वो किया, अंडरस्टैंड किया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजें लिखी। इसके अलावा जब मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ था, उस टाइम जो मेरे कंपटीटर थे, 2 लड़कियां थी, मैंने उनकी प्रोफाइल भी जाके देखी कि इन्होंने क्या किया हुआ है, ताकि मैं उस हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन लेके जाऊं, तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। जितना आप ज्यादा अच्छी रिसर्च करके जाएंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, अदरवाइज फिर आप ऐसे खाक छानते रहेंगे। प्रूफ रीड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं अगेन एंड अगेन। इसी तरह ये हमारे कुछ ओपन स्कॉल हैं जो हमारे भाई जो हैं वो बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ये मेरा कुछ सोशल मीडिया के कुछ डिटेल्स हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारे साथ जो है ना हमें यहाँ ज्वाइन कर लें, हमसे आप कम्युनिकेट करें, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना बेनिफिट होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो मैं अब अपने तीसरे भाई को हाँ आसिम भाई, अब आप उसमें से जो कुछ पोजीशन है कि लोगों ने पोजीशन कैसे ढूंढने है, उस पर अप्लाई कैसे करना है, तो आपने उसको एक दो एज अ सैंपल दिखा देनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमने पोजीशन कैसे ढूंढना है, अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है। Can you तो आसिम see भाई my गो अहेड। screen? Can you see my screen? यस। Okay. So सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ पर सईद भाई ने डिस्कस किया डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो हमारे पास एक वेबसाइट है जो प्रायर हमने बनाई थी चाइना के लिए। तो यू गाइस जस्ट गो टू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको काफी सारे सैंपल्स मिल जाएंगे इफ यू गाइस नीड के भाई किस तरह से होता है, क्या इसमें चीजें होनी चाहिए। सो यू कैन जस्ट गो एंड स्क्रॉल डाउन
टू सी के उधर कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो आपके मोर रेलेवेंट है, सो यू कैन जस्ट गो विद दैट। तो प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जैसे अभी सईद ने शेयर किया था कि यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, बट मोर स्पेसिफिकली जो कंसीडर होती है वो योर एक्सेस की वेबसाइट है, और इसके आगे फिर फर्दर और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसको आप अप्रोच कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड के जो योर एक्सेस की है उसमें मोस्टली जो पोजीशंस है मैरी क्यूरी की और इसी तरह दूसरी पोजीशंस जो होती हैं वो वहाँ पर पब्लिश की जाती हैं। एंड मीनवाइल जो है अगर आप दूसरी पोजीशंस को फिगर आउट करना चाहते हो तो इसमें एक वेबसाइट है स्कॉलरशिप डीबी, यहाँ से आप फिगर आउट कर सकते हो। मीनवाइल एक वेबसाइट है स्कॉलरशिप पोजीशन, बट अगर आप स्पेसिफिकली इटली को टारगेट आसिम करना भाई चाह रहे हो। सॉरी आसिम भाई सॉरी, इसको प्रेजेंटेशन मोड पे ले जाए। ओके, श्योर। इज इट गुड? यस यस। यस ओके, परफेक्ट। तो इसमें जो स्पेसिफिकली जो है ना, एक ये लाइक वेबसाइट है academicjobsitaly.com/jobs। ये स्पेसिफिकली जो टारगेट करती है इटली के अंदर जो डिफरेंट पोजीशंस होती है, आइदर रिसर्च असिस्टेंट, एसोसिएट, पीएससी और एनी पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशंस, वो आप यहाँ से फिगर आउट कर सकते हो। अभी हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं योर एक्सेस की वेबसाइट पे, जहाँ पर आई डेफिनेटली अपडेट यू के किस तरीके से आपने इसको वो करना है। तो ये योर एक्सेस की वेबसाइट है। यहाँ पर बिल्कुल टॉप कॉर्नर के आपको ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक मिलेगा, देन स्क्रॉल डाउन बैक करनी होती है, वो होती है फर्स्ट स्टेज रिसर्चर, दैट इज R1। और इसके साथ आप यहाँ पर फंडिंग पोजीशंस के अंदर जाना है आपने, और यहाँ पर आपने जो चूज करनी है वो होती है होराइजन MSCA एंड होराइजन यूरोप को फंड। ये दो चीजें, दो जो है, जो टाइप्स है, ये बेसिकली मैरी क्यूरी की होती है। एंड देन आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड एंटर करना होता है और वट एवर योर फील्ड ऑफ डायरेक्शन। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड, सो आई जस्ट गो टू द आई मीन इलेक्ट्रिकल, या इट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड देन अप्लाई फॉर फिल्टर्स। सो यहाँ से आपको मोस्टली जो अभी तक जितनी भी पब्लिश्ड हैं या जो एक्सपायर होने वाली हैं उनकी जो डेडलाइंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन फाइंड वेरी इजीली। ओके, सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आपने जो कीवर्ड या रिसर्च फील्ड जो एंटर करनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। मीनवाइल यहाँ से फंडिंग प्रोग्राम जो आपने सेलेक्ट करना है वो ये है। तो अभी हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक पोजीशन है और वो मैरी क्यूरी की है, एंड वी वांट टू सी कि भाई उसमें हमने कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक पोजीशन है, ये मैक्स बॉर्न है जर्मनी के अंदर प्रोबेबली, और इसमें इन्होंने 10 पोजीशंस जो है ना वो पब्लिश आसिम की है। आसिम सॉरी टू इंटरप्ट, जो अगर एक दफा आप रिपीट कर दें, जो फिल्टर सर्च वाला है, काफी लोग पूछ रहे हैं, तो फिल्टर सर्च रिपीट कर दें। ओके, थोड़ा सा तो इसको थोड़ा सा स्लो रिपीट कर ले, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप के लोगों ने कैसे फिल्टर आउट करना है। ओके ओके, सो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना ये फंडिंग प्रोग्राम है, यहाँ पर जाना है और आपने चूज करनी है दो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। एक है होराइजन यूरोप MSCA और दूसरी है यहाँ पर को फंड होगी। लेट मी फाइंड, कहाँ चली गई? ओके, पहले आ रही थी, अभी इसी के दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा आप ब्रो। आप आप इसी एक को कर दें, और दूसरी बात ये है कि लेटर इसको हम दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे, अभी हमारे पास टाइम का श्योर, भी थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ सर आपने जो चूज करनी रिसर्च प्रोफाइल वो आपकी R1 होनी चाहिए स्पेसिफिकली, एंड देन यू हैव टू चूज द रिसर्च डायरेक्शन जो भी आपकी है। इन माय केस इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो मैंने सेलेक्ट किया है। एंड आफ्टर दैट अप्लाई फिल्टर, एंड इसकी जितनी भी पोजीशंस होगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हो फ्रांस है, फिनलैंड है, बेल्जियम है, साइप्रस है, बेल्जियम एंड सो ऑन। और यहाँ पर आप अगर आप देखो तो टॉप वाली पोजीशन के अंदर ये स्पेन के अंदर है। यहाँ मेंशन है कि ये एक्सपायरिंग सून, और जो इसकी जो डेडलाइन है वो 2 दिसंबर है, कल इसकी डेडलाइन है। तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट व्हाइल अप्लाइंग। तो अभी ये पोजीशन थी मैक्स बॉर्न इंस्टीट्यूट की, और ये स्पेसिफिकली है अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ बायोमेट्रिक। एंड अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने इसको देखना है फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये स्पेसिफिकली इसके कीवर्ड्स हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री फिजिक्स
इसमें मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है और भी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है। देन उन्होंने कहा है रिसर्च R1, ओके फाइन। पोजीशन पीएचडी की है, ठीक है। जर्मनी, मतलब कोई भी हो। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है 31 जनवरी 2025 और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो आपको देंगे टेम्परेरी। जॉब स्टेटस आपका फुल टाइम है और जो ऑफर है वो स्टार्ट होगी 1 नवंबर 2024 से। और ये जो यूरोपियन फ्रेमवर्क है MSCA, सो MSCA एक्चुअली ये एब्रिविएशन है मैरी क्यूरी का। तो सबसे पहले आती है इसकी डिस्क्रिप्शन कि इसके अंदर क्या चीज है, क्या क्या पॉइंट है। तो अगर हम डायरेक्टली जाएं तो इसके ऊपर यहाँ पर इसने इसका टॉपिक मेंशन किया हुआ है। ये लिक्विड फेस अल्ट्रा फास्ट फोटो मिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ व्हाटएवर, एंड देन दे हैव मेंशन कि हमारे पास 10 पोजीशन है और उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं, ठीक है। एंड देन दिस एंड द नेटवर्क रन्स फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 ऑफ 2028। मतलब ये जो पोजीशन है ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये जो प्रोजेक्ट है वो खत्म होगा 31 अक्टूबर 2028 तक, ठीक है। एंड देन PhD student will work on a state of the art project under supervision of internationally renowned leading expert। जो अभी दूसरे भाई ने बताया आपको कि जितनी भी ये लैब्स होती हैं जो ये ऑफर करती हैं मोस्टली वो वेल इक्विप्ड होती हैं। और फिर आपने जाना इसे अगले पैराग्राफ में। यहाँ पर आपने कोशिश करनी कोई भी पैराग्राफ को आपने मिस नहीं करना क्योंकि कोई ना कोई पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा होता है। So it will provide the range of training activities, including webinars, scientific course, specific research training module offered by the different partner of the network. Okay. Then आता है जी for each PhD position, a CV, a letter of motivation, a transcript of record are required. The document should be sent to the email address. अब ये जो चीज है ये सबसे important है। सबसे पहले दो चीजें होती हैं, एक आपने डॉक्यूमेंट्स बना के उसको अप्लाई कैसे करना है। समटाइम ऐसे होता है कि वहां पर लिंक दिया होता है नीचे, आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे, बट यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर आपने जब डॉक्यूमेंट्स बना लेने तो एक तो नीचे एक ईमेल आईडी है, वहां पर आपने सेंड करना है। सो देन उन्होंने कहा है कि फर्स्ट सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट का जो रिकॉर्ड होगा वो कंसीडर करेंगे। तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज होगा कि जिसमें पहले वाला जो है वो स्क्रीन हो गया, देन कैंडिडेट हु पास द फर्स्ट स्टेप विल बी इनवाइटेड टू इंटरव्यू विद द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द स्पेसिफिक PhD प्रोग्राम। ओके, अभी यहाँ से हमें आइडिया हो गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं और इसका क्या क्या स्टेप्स हैं। अगर फर्स्ट से क्वालिफाई करते हैं तो सेकंड में जाएंगे, सेकंड से एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर उसके ऊपर जैसे टॉप पे उन्होंने मेंशन किया था हमारे पास 10 प्रोजेक्ट हैं। देन उन 10 प्रोजेक्ट की उन्होंने डिटेल्स मेंशन की है कि PhD का जो पहला प्रोजेक्ट है वो किस चीज के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देन उसकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम क्या हमें चाहिए एट द एंड ऑफ योर डिग्री, और उसके अंदर हमने जो टेक्निक्स यूज करनी है, और उसके अंदर हमारे पास जो सेटलमेंट का प्लान है, या आप एक्सचेंज पे जाओगे तो दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर हम इस चीज को ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जो स्किल्स हैं अवेलेबल, आया कि वो इसके अंदर लाई करती है कि नहीं, और जो उन्होंने ये टेक्निक मेंशन की है आया कि वो हमारे पास है कि नहीं, या हम उसमें शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं, या ये कि थीसिस में था हमारे, या कोई हमने पेपर किया है, या किसी लैब में कोई कोलैबोरेशन की है, व्हाटएवर इट वुड बी। तो आपने जो इसके जो की पॉइंट्स है, या आप कह लो कि जो बुलेट्स पॉइंट्स है, उनको आपने हाईलाइट करना है एंड टू मेक श्योर कि जब आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी CV के अंदर आपके जो आपका मोटिवेशन लेटर है उसके अंदर वो चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, सो दैट दे कैन शॉर्ट लिस्ट यू। अगर वो चीजें उनको नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली यू आर रिजेक्टेड। तो बजाय से कि आप अपना टाइम जाया करो, उससे बेहतर है कि आप आधा घंटा ज्यादा देके थोड़ा सा अच्छे वे में उसको बना लो। सिमिलरली हम दूसरी पोजीशन की तरफ जाते हैं, बिल्कुल उन्होंने उसी तरीके से हर एक के बारे में बताया हुआ है कि क्या टेक्निक्स यूज होनी है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, और किस कंट्री के अंदर वो सेटलमेंट के लिए भेजेंगे, ठीक है। और हम इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी 10 की 10 पोजीशंस को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है questions and applications can be sent directly to the individual project PIs of the general contact list। अभी हमने ऊपर से फाइंड करना हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था, फिर उसके जो रिस्पांसिबल बंदा है उसी को ईमेल करनी है, सबको नहीं करनी। ये हम लोग गलती करते हैं कि देखते हैं सब ईमेल दी हुई है, सब डाली और सबको सेंड कर दी, और वही ईमेल सबको जा रही होती है। ईमेल सेंड करने का तरीका है, उसको आप थोड़ा सा अपने कंसीडर करें सो दैट कि वो एक प्रोफेशनल वे में लगे। और ये वाली जो ईमेल है वेयर टू अप्लाई, एक ही ईमेल है जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पर फिर उन्होंने अपनी रिसर्च उसका बताया हुआ कि किस डायरेक्शन में है। फिर उन्होंने नीचे बताया हुआ कि इसकी जो बेनिफिट क्या है। उन्होंने कहा कि जो मंथली जो इसकी सैलरी है वो 3400 यूरोस पर मंथ होगी, ठीक है। और इसमें जो है
वो कवर करेगा आपका होस्टिंग, जो कंट्री है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी। देन मोबिलिटी अलाउंस जो होंगे वो आपके वो 600 यूरो पर मंथ होंगे, और अगर आपकी फैमिली है तो देन यू विल बी गेटिंग 660 पर मंथ कुड बी पेड। जो सिनेरियो बताया अभी डिस्कस किया आपसे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए तो आप एलिजिबल होते हो, देन यू कैन फॉलो विद दैट। एंड सिमिलरली फिर आगे उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया उन्होंने अपने, जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया, एंड देन सो ऑन। फिर थोड़ा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन अबाउट द एमएससी डॉक्टोरल नेटवर्क, एंड दिस इज इट। यहाँ पर उन्होंने लोकेशन दी है कि ये कहाँ पर एक्चुअली ये कहाँ पर है, ये इंस्टीट्यूट के दरमियान कोलैबोरेशन है। और मीनवाइल अगर हम इसी तरीके से दूसरे की तरफ जाएं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, ये भी एक इसी तरीके से एक अनाउंसमेंट है, इसमें ज्यादा मैं वो नहीं करूंगा। पॉइंट यहाँ पर ये क्या है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, रिसर्च R1 है, और ये स्पेन के अंदर है, फुल टाइम है, और ये होराइजन की है पोजीशन। और इसकी रेजोल्यूशन उसने कहा कि जी वाइस रेक्टर एंड रिसर्च ऑफ दिस यूनिवर्सिटी फिल द वैकेंसी, एंड द प्रोजेक्ट जो है वो इन सब के दरमियान में कोलैबोरेशन है, ये जो प्रोजेक्ट है। एंड देन जो उसकी जो ऑफर है वो प्रोफेसर आइवन मोरा, एंड देन दीज आर द डिटेल्स, और ये साथ में वेबसाइट है, आप इसको वो कर सकते हो, चेक आया कि आप इसमें वो करते हो। देन फिर इसने ये डिटेल यहाँ मेंशन की हुई है कि ये जो कॉल थी विल बी आसिम भाई पब्लिश। थोड़ा सा स्लो रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन आप देख लें कि ये जो पोजीशन है ना, सिर्फ आपको वो ओवरव्यू दे रहे हैं, तो इसमें Yes. कोई खास चीज वो जो है ना आपने खुद ही रीड करनी है चीजें, वो आपको सिर्फ Yes. ओवरव्यू दे रहे हैं। आसिम भाई तो आपने टाइम का कहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसी हिसाब से जा रहा था। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इन दिस सेक्शन आई रिक्वेस्ट लिटरली, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपसे रिक्वायर किए हैं, जिसमें क्या है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, बट चाहिए पीडीएफ के अंदर। फिर रेलिवेंट डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए पीडीएफ में। अदर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है इन कॉल वो अपने देने हैं। देन आपकी सीवी है जो आपने देनी है, ठीक है। और अप्लाई कहाँ पे करना है, पिछले वाली जो पोजीशन थी उसमें अगर देखें तो वो थी आपने एक ईमेल आईडी पे सेंड करना था। और अगर मैं इस वाली पोजीशन खोलता हूँ तो उन्होंने कहा ये वेबसाइट है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है, सो वी जस्ट डायरेक्टली गो। और ये एक किसी दूसरी लैंग्वेज में, सो वी कैन जस्ट ट्रांसलेट। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने डेट मेंशन की हुई है, एंड देन उसकी क्लोजिंग डेट मेंशन की हुई है। और उसके बाद आपने जो फर्दर जो प्रोसीड करना है, ये कंसल्टेशन डॉक्यूमेंटेशन है, और ये कोई उनका पोर्टल होगा। और यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये वेबसाइट जो थी योर एक्सेस की, हमने उसके ऊपर इसको ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। मीनवाइल अगेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं जो आपकी फील्ड के साथ मैच करना चाहिए, और जो उनको जो क्वालिफिकेशन या स्किल्स रिक्वायर है वो ये है कि एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, प्रूवन टीम वर्क एंड लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, फ्लुएंट इन इंग्लिश। एंड देन जो उसने कहा कि जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्सपीरियंस इन नैनो क्रिस्टल्स, ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एक्सपीरियंस इन ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन। ये जो चीजें हैं, मेक श्योर कि आप जो उसके अंदर कीवर्ड्स हैं वो आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको किस तरीके से डील करना है। एंड देन अदर थिंग ये भी हो सकता है कि आपके अंदर वो स्किल्स ना हो, बट यू आर अप टू इन द फ्यूचर कि आपने ये करना है, तो वो आप उस चीज को एक प्रॉपर या मोर प्रोफेशनल वे के अंदर एलैबोरेट कर सकते हो अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जा रहे हैं। कमेंट्स में बहुत सारे लोग पोस्ट डॉक के रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो उससे एक चीज़ हम ये शेयर करेंगे कि एक सेशन में पीएचडी और पोस्ट डॉक दोनों पॉसिबल नहीं था कवर करना, तो वी विल ट्राई कि हम एक अनदर सेशन अरेंज करें स्पेसिफिकली पोस्ट डॉक के लिए। तो वो स्पेसिफिकली हम उसके लिए कुछ तैयारी के साथ आ जाएंगे, तो हम अनदर सेशन करेंगे पोस्ट डॉक के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए। अब जिसके भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो अभी है तकरीबन 15 से 16-17 मिनट हमारे पास है। शगुफ्ता आपने कुछ बोलना जो आप क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करूंगी। इसके अलावा मैं मोटिवेशन लेटर पे चंद मेरे आप आराम से शगुफ्ता जो आपने प्रेजेंट कर दिया, हम सेशन एक्सटेंड कर लेंगे नेक्स्ट 1 आवर के लिए ना, तो उसमें फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। मुदस्सिर तो भाई, आप मेरी कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन नहीं है, जस्ट पॉइंट्स ठीक है, हैं। आप जो बोलना चाहिए आराम से बोल सकते हैं, बाद में फिर हम स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सईद भाई ने बताई
आपके पास जो आपका मोटिवेशन लेटर होता है, वो आपका एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप जिस फ़ील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप कितने एक्साइटेड हैं और एंथुसियास्टिक हैं उस चीज़ के अप्लाई करने के लिए। तो इट शुड रिफ्लेक्ट हाउ मच रेलेवेंट यू आर फॉर दैट स्पेसिफिक फील्ड। तो ज़्यादातर फ़ोकस इस बात पे कीजिएगा। मोटिवेशन लेटर पे बहुत सारे लोग इस तरह के भी आपको फीडबैक देंगे कि आप बताएँ कि आप कितने बैकवर्ड एरिया से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और फर्दर आपको ये किस तरह हेल्पफुल रहेगा। लेकिन उस पर्सपेक्टिव में जाने के बजाय अगर आप सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आपके स्किल सेट कितना रेलेवेंट है और आप एज़ अ इंडिविजुअल जिस पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हाउ वैल्यूएबल यू वुड बी फॉर दैट स्पेसिफिक पोजीशन और आपको हायर करने के बाद उनके प्रोजेक्ट में किस किस्म की वैल्यू एडिशन होगी। सो दिस इज़ वन थिंग जो कि आपकी पूरी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट करेगा। क्योंकि मैरी क्यूरी में जितने भी पोजीशंस अप्लाई एडवर्टाइज करते हैं, यूरोपास में आप जाएँगे, यूरो एक्सेस की वेबसाइट पे जब आप जाएँगे और आप देखेंगे, जितनी भी पोजीशंस होती हैं मोस्टली उनके प्रपोज़ल सब कुछ ऑलरेडी मेंशन होता है। तो जो चीज़ आपको स्टैंड आउट कराती है, जिसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं, वो आपका मोटिवेशन लेटर होता है और वो आपके पहला स्टेप होता है जो कि आपको दूसरे लोगों से स्टैंड आउट करेगा। तो इस वजह से उस पे थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करें। आप बताएँ कि किस तरह आपके स्किल सेट रेलेवेंट है और कैसे आपकी हायरिंग से उनके प्रोजेक्ट में एक वैल्यू एडिशन होगी और येस दैट्स इट। या ओके, अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल ये है कि एक बंदा एक ही क्वेश्चन पूछे और अगर ऑलरेडी जो आपने क्वेश्चन पूछना उसका आंसर हो चुका है तो काइंडली आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करें। और ज़्यादा प्रेफरेंस हम देंगे मास्टर स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स। तो जो मेरे पास लिस्ट आ रही है मैं उसमें वन बाई वन नाम बुलाऊंगा, तो वो क्वेश्चन पूछें, आप बीच में डायरेक्ट नहीं बोलिएगा। मीनवाइल चैट में मैं जो नेक्स्ट सेशन है जो जैसे ये सेशन ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा एट 1 o'clock, तो मैं नेक्स्ट सेशन का जो लिंक है वो चैट में डाल देता हूँ और कम्युनिटी में भी, तो उसको आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर होगा, लेकिन काइंडली वन क्वेश्चन एट अ टाइम। और दोबारा अगर हमारे पास टाइम होगा तो आपको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर होगा। तो जो मेरे पास लिस्ट में फर्स्ट है वो है अबू बकर सदीक, तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछें। अबू बकर प्लीज़ माइक ऑफ करें और अपना क्वेश्चन पूछें, माइक ऑन करें और क्वेश्चन पूछें। Sir, I want to know about the process, how to submit application form. अच्छा, इस क्वेश्चन का ऑलरेडी यासिन भाई ने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। इसकी कोई ख़ास स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है कि आपने उसकी फॉर्म फिल करना है। आसिम भाई ने 2-3 पोजीशन एक्सप्लेन किए। सम टाइम आपने जस्ट अपनी सीवी, रिकमेंडेशन लेटर या जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने एक ईमेल के थ्रू उसको ईमेल करना है। उधर ईमेल लिखा होता है। हाउ टू अप्लाई में आपको सारे प्रोसेस गिवन होते हैं। सम टाइम ये होता है कि वहाँ पे एक अनदर लिंक को, वेबसाइट को आपको लिंक करते हैं, आपने कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन डालनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तीसरे केस में ये होता है कि उस प्रोजेक्ट को आपकी किसी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं। वहाँ पे आप उस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल प्रोसेस होते हैं। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म मेरे ख्याल में सबसे सिंपल है। नेक्स्ट है अंसा मजहर। अंसा अपना सर माइक मेरा ऑन करें क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछें। जी सर इस सेशन में कहा गया है कि जो पोजीशन अनाउंस होती है उसके मुताबिक अपनी सीवी को बनाएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पोजीशंस अनाउंस होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। हमारी सीवी में जो काम हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं वो तो हमने मेंशन कर दिए होते हैं, लाइक कुछ टेक्निक्स हैं जिन पे हमने काम किया हुआ है, हम उस पोजीशन के मुताबिक टेक्निक्स तो नहीं चेंज कर सकते ना। सो हाँ अगर इफ सही बात है, जी आप जी जी जो Yes, आप शगुफ्ता, शगुफ्ता go आप ahead. बताएं, मैं शगुफ्ता आप बोलेंगे। ऑलराइट। मेरे पिछले जो हमारे क्वेश्चन था उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा मुझे बोलना है। यूरो एक्सेस की जो आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे सारी एडवर्टीजमेंट होती है, वहाँ से आप अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ पे जब आप उस पूरी एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, जो पोजीशन उन्होंने पोस्ट की होती है, वहाँ पे सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रीडायरेक्ट करती हैं, जो कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट की वेबसाइट होती है। अब सब हम जितने भी मैरी क्यूरी के स्टूडेंट्स हैं, हम सब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स की अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट है और वहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वहाँ के थ्रू
तो आप यूरो एक्सेस पे आप अप्लाई नहीं कर रहे होते, वहाँ पे आपको खाली एडवर्टाइजमेंट मिलती है और फिर वहाँ से आप रीडायरेक्ट होते हो पोजीशन की वेबसाइट पे। सेकेंडली ऑब्वियसली आप अपनी सीवी में ना तो आप झूठ बोल सकते हैं कि मुझे बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ। हमेशा याद रखें कि पीएचडी एक ट्रेनिंग कोर्स है। पीएचडी में कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि आपको सारी टेक्निक्स आती होंगी। पीएचडी एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें आप वो सारी टेक्निक्स सीखेंगे। लेकिन आप ये अपने मोटिवेशन लेटर में आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने एनएमआर फॉर एग्जांपल मैंने उसके ऊपर मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं और मेरा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैं नई टेक्निक कैसे सीख सकती हूँ और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। ऑब्वियसली अगर आपको वो टेक्निक्स पहले से आती होंगी तो देयर इज़ नो पॉइंट फॉर यू डूइंग अ पीएचडी। तो इस वजह से आपने जो टेक्निक्स आपने की हुई हैं, आप अपने सीवी में आप अपने मोटिवेशन लेटर में उस चीज़ को ऐसे मेंशन करेंगे कि यू आर एन एक्सपर्ट इन व्हाट यू हैव अचीव्ड सो फार एंड यू आर ईगर टू लर्न मोर। और क्योंकि हमेशा हमें पीएचडी मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं, उन्होंने किया कुछ और चीज़ें की होती हैं, लेकिन वो कुछ और चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो वो वैल्यू एडिशन आप इस तरह उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपकी उसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछ रही हैं, तो आप इस एक्सपीरियंस को उस एक्सपीरियंस से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं कि मैंने ये सारी टेक्निक्स की हैं, इसमें मैंने ये एक्सपर्टीज़ है और मैं इस प्रीवियस नॉलेज की बेसिस पे इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ। वो डिपेंड करता है आप फिर जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत रिसर्च अगर आप करें। इनको बताता हूँ। देखें ऐसा है कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि ना आपकी जो पोजीशन है ना उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो की पॉइंट्स होते हैं जो उनको बंदा चाहिए होता है। लाज़मी सी बात है आपने बहुत सारे कोर्सेज़ पढ़े होते हैं अपनी मास्टर के अंदर, बहुत सारे आपने रिसर्च की होती है, कोई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की होती है, तो वो चीज़ें आपने हाइलाइट करनी होती हैं कि ये जो चीज़ें हैं मुझे प्रोमिनेंट कर रही हैं बाकी सारी पूल ऑफ एप्लीकेंट्स के अंदर कि मैं सूटेबल कैंडिडेट हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी ही अपनी सीवी चेंज करें। इसके अकॉर्डिंग चेंज करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका थीसिस एग्जैक्टली कोरिलेट कर रहा है तो अपने थीसिस को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है अपनी सीवी के अंदर। उसकी डिटेल दें, उसका एब्स्ट्रैक्ट दें, उसके कीवर्ड्स दें, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताएं अपने थीसिस। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका थीसिस नहीं मैच कर रहा तो थीसिस के बारे में कम बताएं। कोई आपने ऐसा कोर्स किया हुआ होगा, आपने कोई फॉर एग्जांपल अगर आपका बैकग्राउंड जैसे मेरा केमिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है तो मैं वो कोर्स के बारे में ज़्यादा मेंशन करूँगा कि मैंने ये कोर्स पढ़ा हुआ है, मुझे इस चीज़ के बारे में हाउ नाउ है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आई विल लर्न अबाउट दिस। तो मकसद ये होता है कि जो चीज़ आपकी कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है, वो लाज़मी सी बात है कोई ना कोई चीज़ आपकी मैच कर रही होती है उस पोजीशन से। आपने सिर्फ उसको हाईलाइट करना होता है। चेंज करने का मतलब ये है बच्चे। ओके, नेक्स्ट इन द क्यू इज अदनान हसन और मैं इधर चैट में नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसका लिंक कर रहा हूँ, तो आफ्टर 5 मिनट्स ऑटोमेटिक ये सेशन एंड हो जाएगा, तो काइंडली आप नया सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अदनान यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह अभी मैम बता रही थी कि मोटिवेशन लेटर में आप अपने मतलब जो भी स्किल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई रिसर्च है, फॉर एग्जांपल मेरा अभी मास्टर्स एंड होने वाला है चाइना से, तो अब मैंने रिसर्च 2 पेपर जो है मैंने अपने प्रोफेसर के साथ जो उसकी रिलेटेड फील्ड थी मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन उस पे काम किया, और एक प्रोफेसर के साथ मैंने लेज़र पे भी काम किया, और एक प्रोफेसर के साथ मैंने मैग्नेटिज्म पे भी काम कर लिया है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैंने वो अचीव कर ली। तो क्या मुझे अगर पीएचडी की पोजीशन मिलती है तो उसमें अगर वो मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में काम कर रहे हैं तो फिर मुझे वो वाले जो पहले जो इररिलेवेंट हैं रिसर्च पेपर तो वो मुझे शो करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए सीवी के अंदर या मोटिवेशनल लेटर के अंदर? आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखें आपके जो पेपर हैं जो भी हैं, एक तो ये है कि आपने सारे मेंशन करने होते हैं। जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि जो आपके मोस्ट जो है ना कंसाइडिंग है, जो आपके सारे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आपने वो हाईलाइट वो वाली चीज़ करनी है जो उस पोजीशन के साथ मैच कर रही हो और बहुत ज़्यादा मैच कर रही हो। बेहतर ये होता है, जो आपकी अच्छी चीज़ होती है आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आगे रखना होता है। अब वसीम अकरम को हमने बॉलिंग के लिए रखना है, अगर उसे ओपनर भेज देंगे ना तो हमारी टीम हार जाएगी, ठीक है?
शोएब अख्तर ऑलवेज बॉलिंग अटैक में अच्छा है, तो हमारी जो अच्छी चीज होती है हम उसको पहले रखते हैं, जो हमारी मैच कर रही होती है। बात समझ आई आपको? ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ए, बुशरा फॉर जावेद एग्जांपल बुशरा जावेद आपको एक क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। बाकी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी इटली में मास्टर्स कर रही हूँ, तो स्पेसिफिकली ये रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए है कि रिकमेंडेशन लेटर इज इट नेसेसरी कि जो भी आपका लास्ट डिग्री है उधर से ही जनरेटेड हो, या फिर इट कैन बी फ्रॉम बैचलर्स और मास्टर्स, डजंट मैटर? जो आपका लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन है ना, बेहतर यही है कि वहां से हो। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से जनरेट करवाएंगे ना, तो उनके माइंड में एक बात आएगी कि इसने इटली से मास्टर किया, इट मींस इसके जो रिलेशनशिप्स हैं अपने प्रोफेसर के साथ जो इटली में है वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, तो अपनी प्रोफाइल के अंदर ना कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा ना करें। बेहतर यही है कि आपका जो लास्ट अटेंडेंस इंस्टीट्यूशन है वहां से करें। अगर पाकिस्तान से भी आ जाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। मोहम्मद इसमें मोहसिन खान दूसरा एक पॉइंट इसमें ये भी ऐड करना जी है। आप ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिकमेंडेशन लेटर है और आपने मास्टर्स में पाकिस्तान में बैचलर्स में कोई ऐसा काम किया है जो कि अब इससे ज़्यादा रेलेवेंट है, तो वो एक प्लस आ सकता है कि आपका जो पाकिस्तान में सुपरवाइजर होंगे वो उस चीज़ को इंडोर्स करें अपने रिकमेंडेशन लेटर में कि जब ये पाकिस्तान में थी इसने इस टेक्निक पे काम किया था और मेरे साथ काम किया था और इसको मैं इंडोर्स करता हूँ कि इसने इस टेक्निक पे इसकी एक्सपर्टीज हैं और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू एडिशन होगी आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर पाकिस्तान से आप किसी को करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि वो आपको किस तरीके से इंडोर्स कर रहे हैं। तो अगर ये है तो इट कुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके थैंक यू। मोहम्मद मोहसिन खान आपको एक क्वेश्चन पूछे। Assalamu alaikum. Thank you for the effort and the session first of all, and मेरा एक रिक्वेस्ट और क्वेश्चन दोनों है। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस बनाई हैं काइंडली वो शेयर कर दीजिएगा, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमीद भाई ने मेंशन किया था कि अगर आप जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैरी क्यूरी में, अगर आप वहाँ पे 12 महीने रहते हैं तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर मास्टर्स स्टूडेंट्स इटली के अप्लाई करना चाहें तो वो इटली के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते क्या? अच्छा, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। ये मारी क्यूरी की कुछ पोजीशन में कुछ कंडीशन आ जाते हैं, क्या आपने लास्ट 3 ईयर में उस कंट्री में आपने 12 महीने से ज़्यादा स्पेंड ना किया हो। लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। सम टाइम कुछ पोजीशन पे या कुछ यूनिवर्सिटी में इस चीज़ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देते हैं। अगर आपने इटली से मास्टर किया हुआ है और अपने दरमियान में कोई और कंट्री में भी गए हो, लेट से आखिरी जो 3 साल है आपने कोई बाहर भी टाइम स्पेंड किया है, तो सम टाइम आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं उस केस में। लेकिन सम टाइम ये होता है कि डिपेंड करता है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है और कंपटीशन बहुत टफ है तो उनके पास बहुत सारे चांसेस है। लेकिन अगर उनके पास रिलेवेंट 1 या 2 कैंडिडेट्स है और वो फिर इस प्रोसेस में ये है कि दोबारा से री अनाउंस करने के बजाय हम इनमें से कोई बंदा रख ले, तो उस कुछ चीज़ों पे वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। तो ये कुछ जगह पे मेंशन होता है, लेकिन स्टिल उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देते हैं। आई वांट टू ऐड समथिंग ओके मोर। ये तो सेशन जैसे सही मेरा भाई, ये सेशन यहाँ पे भी एंड हो जाएगा तो हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं और वहां से फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट सेशन की लिंक ओके आप स्टार्ट करना। सईद भाई ने ज्वाइन कर लिया। हमीद सईद मौजूद सईद है? को मैं लिंक सेंड करता हूँ, शायद वो लिंक या तो उसने मिस कर दिया है।
मैं उसको कॉल करता हूँ बल्कि। चले मेनवाइल सना आप अपना क्वेश्चन पूछे, आप उधर थी लिस्ट में, तो डॉक्टर दोबारा साहब से काइंडली हम जॉइन स्टार्ट सेशन करते हैं। अगेन। सना ये आप लिंक अपनी क्वेरी पूछे। ओके जी ओके अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग सच अ बेनिफिशियल सेशन फॉर अस। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मैंने यूरोप्सिस की वेबसाइट को के थ्रू मैंने 3-4 पोजीशंस हैं जिनके ऊपर अप्लाई किया फॉर मेरी क्यूरी स्कॉलरशिप। वो जो स्कॉलरशिप था वो विया ईमेल और रीडायरेक्ट हम कर रहे थे एक वेबसाइट के ऊपर, उसके थ्रू अप्लाई किया। बट जब मैं अप्लाई कर रही थी वहाँ पर ये मेंशन नहीं था कि मुझे रिजल्ट अनाउंसमेंट जो है वो किस तरीके से मिलेगी, विया ईमेल मिलेगी या कोई प्रॉपर वेबसाइट होगी जहाँ पर रिजल्ट्स की जो है वो लिस्ट लगेगी कि ये कैंडिडेट्स जो हैं हमने सेलेक्ट किए हैं फॉर इंटरव्यू और फर्दर व्हाटएवर प्रोसीजर। सो मैं इस प्रोसीजर में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, आइदर मुझे उनको ईमेल करनी है कि सिलेक्शन के लिए, या इसी बारे में मुझे काइंडली थोड़ा सा बता दें कि हाउ टू डील दिस सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द टाइम सना आपको ईमेल के थ्रू जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं फर्स्ट फेज में, एटलीस्ट फर्स्ट फेज में वो सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल सेंड करते हैं। सही। और उसके बाद फिर जब आपकी नेक्स्ट राउंड होता है तो फिर वो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको कर लेते हैं। लेकिन देयर इज नो हार्म इन सेंडिंग एन ईमेल, अ पोलाइट ईमेल, जिसमें आप लिखें कि आपने अप्लाई किया था और यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। अगर कोई प्रोग्रेस है तो वो आपको बता देते हैं अक्सर औकात के वी हैव मूव्ड ऑन टू द सेकंड लेवल, और या फिर एक्सेप्टेंस हो या रिजेक्शन वो आपको ईमेल जरूर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन की कोई ईमेल नहीं आती है, ओके एक्सेप्टेंस की आ ओके जाती है। तो अगर एंड आपका अगर अप्लाई ज़्यादा हो चुका है तो आप इट्स बेटर कि आप उनको ईमेल करके पूछ लें। और इसमें जी एक जी चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, मोस्टली ये भी होता है कि हर प्रोजेक्ट की एक स्पेसिफिक वेबसाइट भी होती है, तो वो उस वेबसाइट के ऊपर भी अनाउंस करते हैं कि आया कि इस पोजीशन के लिए उन्होंने ये बंदे सेलेक्ट किए थे और ये रिजेक्टेड है। तो आप ये फाइंड करें कि उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली कोई वेबसाइट है, अगर है तो उस वेबसाइट के ऊपर भी फिगर आउट करें कि उन्होंने कोई ऐसी चीज अनाउंस की है या नहीं की है। सो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ओके थैंक यू। एंड प्रोबेबली मुझे कितना टाइम के लिए वेट करना होगा इन सब के लिए, या कि अच्छा मुझे जब तक रिजल्ट अनाउंसमेंट में? मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपने प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया होता है वहाँ पे टाइमलाइन गिवन होती है कि फर्स्ट जी सिलेक्शन जी टिल जून हमारी फर्स्ट सिलेक्शन होगी, जी टिल एंड ऑफ सितंबर हमारी सेकंड सिलेक्शन है, एंड ऑफ दिसंबर फाइनल लिस्ट होगी और जनवरी में प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो आप टाइमलाइन को भी देख सकते हैं, वहाँ से आप अपना टाइम कैलकुलेट करें। यस, जी ठीक, थैंक यू सो मच नो जज़ाकल्लाह। प्रॉब्लम। उसमें मैं थैंक एक चीज़ ओके। ऐड कर लूँगा। हमारी क्यूरी जो अप्लाई होती है ना, उसमें नॉर्मली थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, इवैल्यूएशन में डिपेंड करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन ये लोग 1 साल पहले से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह शुगुप्ता ने कहा कि 4 टू 6 मंथ सम टाइम लग जाते हैं। ये सम टाइम आपको सिलेक्शन की ईमेल सिर्फ करते हैं और सम टाइम ये आपको रिजेक्शन की भी ईमेल करते हैं कि हम आपको इस प्रोसेस से एक्सक्लूड करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फिर इसके भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सम टाइम एक ही इंटरव्यू होती है, पहले फेज़ में ये लोग फाइनलाइज़ हो जाते हैं, सम टाइम कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये लोग 2-3 इंटरव्यू सेशन रख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप लोगों को फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जिस तरह आसिम भाई ने स्टार्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, हर पोजीशन की सारी डिटेल अगर आप उसकी कॉल जहाँ पे उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है रक्सिस पे, अगर आप उसको डिटेल से पढ़ें तो आपको ऑलमोस्ट 90% इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सईद, आप आंसर कर रहे थे मोहसन को, तो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। मोहसन, अगर क्वेरी रिपीट करनी तो आप रिपीट करते हैं। हाँ, मुझे असल में मोहसिन वाला क्वेश्चन ही भूल गया है कि वो क्या क्वेश्चन कर रहे थे। जी मोहसन, आप अपनी क्वेरी दोबारा हम पूछ लें। जी, जी, मैं रिपीट करता हूँ। मेरा सवाल ये था कि जो मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं, वो इटली में रह रहे हैं 2 ढाई साल से, और आपने मेंशन किया कि 12 मंथ अगर कोई सेम कंट्री में है और मैरी क्यूरी अप्लाई करता है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा अगर वो सेम कंट्री में अप्लाई करता है। तो मतलब मास्टर्स स्टूडेंट्स इटली में अप्लाई नहीं कर सकते? सवाल ये है। नहीं, ऐसा है कि मोहसिन यहाँ पे जैसे हमीद भाई ने भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल की बात की है। यहाँ पे ऐसा होता है कि बाज़ों का जब मेरा प्रोग्राम है ना, वहाँ पे एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने मास्टर सेम लैब से किया है। अभी भी वो उस प्रोफेसर के पास काम कर रहा है, लेकिन मतलब उसका सिर्फ चेंज ये चीज हुई है कि उसका जो होम इंस्टीट्यूशन है वो स्पेन के अंदर है और उसकी सेकेंडमेंट अगेन उसी लैब
में जिससे उसने मास्टर किया है। तो बाज़ औक़ात आपको वो रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो ये काफ़ी कम केसेज़ होते हैं कि ये वाला रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत जो है ना फ्लक्चुएशन कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपने 1 साल के लिए किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर जाना होता है, मैरी क्यूरी के अंदर। तो वो यही करते हैं कि आपकी जो होम इंस्टीट्यूशन है वो किसी और जगह पे बना लेते हैं, होस्ट कहीं और पे बना लेते हैं अगर आप ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो। तो आपको जहाँ पे पोज़ीशन मिल रही है ना, आप अप्लाई लाज़मी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। जिसने कोई एक क्वेश्चन सवाल पूछना बेहतर है कि वो अपना हैंड रेज़ करे और फिर हम वन बाय वन आपको मौका देंगे। अभी अगर मैं मुझे एक और कोई सवाल करना चाह रहा हूँ, इफ इट्स पॉसिबल। मुझसे 1 मिनट सिर्फ अभी देख लेते हैं किसी का। चैट में क्वेश्चन करने से बेहतर है आप डायरेक्ट पूछें, वो मीनवाइल कोई नहीं है तो आपने हैंड रेज़ करना है, फिर हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है मोहसिन, आप अपना वो एक एक जी, जी, सईद भाई आप एक वो कंटिन्यू बच्ची है, वो क्वेश्चन करना चाह रही है। जी। अंसा बेटा आप क्वेश्चन करो, क्या क्वेश्चन है आपका? अंसा, आर यू हियर? अंसा मजीद की बात कर रहे हैं आप? जी, जी। बच्चे आप हो इधर? यस सर, सॉरी हमने इंटरप्ट किया था। जी, तब अंसा हमारा क्वेश्चन पब्लिकेशन से रिलेटेड था। हमने आपसे ये पूछना था, आपने जैसे बोला था ना कि पब्लिकेशंस में भी डिफरेंट पब्लिकेशंस होती हैं और आपने उन पब्लिकेशंस को हाईलाइट करना है जो गिवन पोस्ट के अकॉर्डिंग है। बट फॉर एग्जांपल हमारी विद इन फील्ड में डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, लाइक हमारे मेजर जो फील्ड है zoology है, लेकिन उसमें फर्दर फिशरीज आ जाती है, एंटोमोलॉजी आ जाती है और कैंसर बायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स हैं। लेकिन हमारे पास जो पब्लिकेशन है वो है फॉर एग्जांपल एंटोमोलॉजी से रिलेट, लेकिन जो पोजीशन है मोलेकुलर पे है और हमारा इंटरेस्ट मोलेकुलर पे जा रहा है। तो अगर हमारे पास रिसर्च पेपर उस फील्ड से रेलेवेंट नहीं है तो फिर हम जो हमारे पास रिसर्च है हम उसको मतलब मेंशन करेंगे या फिर बस नहीं करेंगे? बच्चे अगर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं उस पोजीशन से रिलेटेड, तो आप उनको डेफिनेटली मेंशन करेंगे और बोल्ड करके मेंशन करेंगे कि मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। इन केस अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, मतलब वो उससे मैच नहीं कर रही पोजीशन से, आप मेंशन कर दें। बाकी हमीद भाई आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। जो पोजीशन अनाउंस होता है पीएचडी की, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपकी सारी स्किल्स उसकी पोजीशन के साथ मैच कर रहा हो, या वो जो जितनी चीज़ें चाहिए या आपकी सारी पब्लिकेशन उसके साथ मैच कर रहा हो। इट मीन आप एक न्यू पोजीशन पे अप्लाई कर रही है और आपने सारी चीज़ें वहाँ से सीखनी है। अब उन्होंने जिस चीज़ों को देखना है कि आपकी जो मास्टर की रिसर्च वर्क है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी पब्लिकेशन है वो स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट के साथ 100% मैच कर रहे हैं। आपकी कुछ पब्लिकेशन से वो लोग इस चीज़ को भी एनालाइज कर लेते हैं, गेस कर लेते हैं कि इसकी रिसर्च कैपेबिलिटी कितनी है और ये किस लेवल का रिसर्च कर सकती है। वो फील्ड भी उनको समझ आ जाती है जो आपकी पब्लिकेशन है, उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसकी इन डेप्थ रिसर्च में क्या उसकी कैपेबिलिटी या उसकी कितना नॉलेज है। तीसरी चीज़ ये, जो सईद भाई ने भी कहा और शगुफ्ता ने भी कहा, कि आपने अपना प्रोफाइल को, ज़रूरी नहीं है कि 100% सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल में पड़ी हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आपकी प्रोफाइल है, ज़ाहिर बात है आपने नई डिग्री नहीं कर सकती मास्टर में या नया थीसिस नहीं कर सकती। आपने अपनी एग्जिस्टिंग रिसर्च को उसके साथ एक अच्छी तरीके से मैच करना है, और मैच भी इस तरह करना है कि उसका कुछ लिंक हो, आपने चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट किया हो। और लेट्स से अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि हम तो स्पेसिफिकली इस फील्ड पे काम कर रहे हैं और आपका फील्ड ये नहीं है, तो उधर आप ये चीज़ आंसर कर सकती है कि मैं ओपन हूँ हर चीज़ को, न्यू चीज़ को लर्न करने के लिए, और मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं नई चीज़ों को सीख लूँ। तो जहाँ से आप इस गैप्स को कवर कर सकती है, या अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस फील्ड से रिलेटेड कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखनी चाहिए, तो आप 1 या 2 ऑनलाइन कोर्सेज़ उस फील्ड से रिलेटेड या टेक्निक सीख सकती है। जब आप अपनी सीवी में मेंशन करें कि मैंने मास्टर डिग्री में ये चीज़ें कवर नहीं की, लेकिन मेरे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और आई हैव सम सर्टिफिकेट्स, या मैं अभी ऑनलाइन कुछ कोर्सेज़ कवर कर रही हूँ। तो वहाँ से आप उन गैप्स को पूरा कर सकती हो। ओके, नेक्स्ट है उमर फारूक, आप भी पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मेरा ना जी, बिल्कुल, पहले बोल्ड। तो शुक्रिया आप लोग का ये अरेंज करने के लिए। मेरा 2-3 क्वेश्चन है, अगर टाइम हुआ तो प्लीज़ आंसर कर दिएगा। अभी मेरी फ़ील्ड जो है वो नेवल से रिलेटेड है, लेकिन उससे मुझे डायरेक्टली जो रिज़ेम्बलेंस है कोई मिल नहीं रही कोई ना, पीएचडी पोज़ीशन इस जो फंडेड हो। तो इसके लिए यानी कि
किन मंथ्स में पोजीशंस ओपन होती हैं और किस मंथ तक लाइक एक अभी भी ओपन हो सकती हैं जो फरवरी तक अप्लाई करते होंगे, जनवरी फरवरी, और एक मार्च में भी ओपन होती होंगी, या क्या टाइम पीरियड्स क्या होते हैं जिसमें ये पोजीशंस ओपन होती हैं? एक तो ये क्वेश्चन है क्योंकि अभी कोई रेलेवेंट है नहीं। दूसरी जो है कि मेरी अभी डिग्री इन प्रोग्रेस है और मुझे डिग्री के ना डिग्री है ना ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, तो उसको उसके बगैर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो उनकी जगह मैं यानी कि जो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, बस एक थोड़ा-सा उस पे गाइडेंस दे दीजिएगा। और तीसरी बात ये है कि सीवी कितनी लंबी होनी चाहिए? नॉर्मली आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आपकी कोशिश होती है कि कंसाइज़ डाटा हो, रेलेवेंट डाटा हो और 2 पेजेस से ज़्यादा ना जा रहा हो। तो लेकिन क्या पीएचडी के लिए थोड़ा-सा आप डिफरेंट सीवी बनाते हो कि टेम्पलेट थोड़ा डिफरेंट हो? क्या आप जिसमें अपने ज़्यादा एकेडमिक की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा डाल सकते हो? तो लेकिन फिर भी एक हार्ड स्टॉप तो होगा कि यानी कि 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या 4 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट वुड बी टू मच आफ्टर दैट पॉइंट। कुछ इस तरह का अगर इससे रिलेटेड, तो 3 क्वेश्चंस हैं मेरे। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगा सीवी से रिलेटेड। जो आप लेंथ की बात कर रहे हैं ना, बाज़ औक़ात तो जो पोजीशन यूरोक्सिस पे एडवर्टाइज़ होती है ना, वो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस लगा देते हैं कि आपकी सीवी इतने पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आपने उसको फ़ॉलो करना है। अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं लगाई हुई, तो जैसे हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप वो रेलेवेंट स्किल्स डालें, कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे आपके कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सीवी लंबी क्यों हो रही है कि आपने कहा है कि जी मैंने वहाँ पे टीचिंग की हुई है, मैंने वहाँ पे कोई इंटर्नशिप की हुई है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्राइवेट और आपको कोई किसी और फील्ड में आपने की हुई, क्योंकि पाकिस्तान में हम होते हैं, हमें कुछ भी मिलता है हम कर लेते हैं। ये भी एक हमारा एक मसला होता है, क्योंकि हमें जॉब चाहिए ना, तो आपने वो वाली स्किल्स डालनी ही नहीं है, वो वाली डालनी है जो पोजीशन से मैच कर रही हो। फिर अगर उन्होंने लिमिटेशंस नहीं लगाई तो डजंट मैटर, जितना हो सकती है सीवी हो जाए। और जो आपकी पोजीशन के एडवर्टाइज की बात कर रहे हैं, तो जो मैरी क्यूरी की पोजीशन है थ्रू आउट द ईयर एडवर्टाइज होती रहती है। इवन अभी भी कुछ पोजीशन है जो एक्टिव है और ये पूरा साल एक्टिव रहती हैं, तो आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया तीसरा हूँ। इनका था कि इनके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री नहीं है। हाँ, आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, मुझे याद है। मुझे हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे ये लोग रिलैक्स कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपनी सीवी बना के, आपके पास कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कोई आपने थीसिस डिफेंड किया होगा, कोई ना कोई लेटर ज़रूर होगा, या आप सीवी की बेस पे भी अप्लाई कर दें। इनिशियली आपका सीवी और मोटिवेशनल लेटर जो है ना, वही रिव्यू होता है और उसी की बेस पे आपका डिसीजन बनता है। जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर आपकी डिग्री की तरफ चीज़ें जाती हैं। जब तक आई थिंक आपकी ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हम मैं लोगों के दोबारा साथ रिपीट कर ये दूँ प्रॉब्लम आती है, लेकिन इधर जहाँ एक क्वेरी एप्लीकेशन में आपको मिल काफ़ी रही है, आप पुट लाज़मी करें, सीवी और मोटिवेशनल लेटर की बेस पे। अच्छा, एक तो अगर ये आप कि तीसरा सूटेबल है तो वो क्वेश्चन आप पूछ कंसीडर रहे करेंगे हैं ज़रूर। सईद भाई, सर एक अभी काफ़ी लोग हैं तो थोड़ा-सा ब्रीफ सा बस हम चलेंगे। अभी हमारे पास जो लिस्ट में 4 लोग हैं, तो टॉप पे है मोहम्मद मोहसिन। आप जल्दी क्विकली पूछें, उसके बाद अक्सर, फिर अली हसन, फिर मोहम्मद आमिर। तो मोहसिन आप जल्दी से अपनी क्वेरी पूछें। जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि पैनल इंटरव्यू जो है मैरी क्यूरी का, उसमें नॉर्मली आप रिसर्च प्रपोजल को अपने डिफेंड करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप में से किसी ने बताया कि 80% ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो रिसर्च प्रपोजल के बगैर आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो उस केस में अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें आप ने क्या करना होता है, या उस केस में इंटरव्यू नहीं होता? मोहसिन, मैं आपको थोड़ा इंटरव्यू सा के अंदर बेसिकली ये ओके गो सईद, गो अहेड सईद। ओके, अच्छा मोहसिन, ऐसा है कि नॉर्मली जो आपका इंटरव्यू हो रहा होता है ना, उसमें लाजमी नहीं है कि आपके रिसर्च प्रपोजल पे वो बात करें। जो आपने अपनी स्किल्स ऐड की हुई हैं अपनी सीवी के अंदर, अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर, बेसिकली वो उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि इसमें जो सीवी में बताया हुआ है, क्या इसको वो आता भी है कि नहीं आता, ये बंदा क्रिएटिव है भी सही कि नहीं, ये ओपन टू लर्न है भी सही कि नहीं, इसकी जो चीजें जो उसने सीवी में झूठ तो नहीं बोला हुआ। बेसिकली वो ये चीज एनालाइज कर रहे होते हैं। बाकी जो आगे है, आगे तो वैसे ही न्यू फील्ड होती है, हम लोगों को भी न्यू फील्ड ही लर्न करनी पड़ी थी। तो
जो रिसर्च प्रपोजल है, जैसे हमने पहले ही कहा कि 80% केसेस में होता ही नहीं है, तो लाजमी नहीं है कि आपसे रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। और आप जो प्रेजेंटेशन देते हो, वो आपकी प्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चन निकालते हैं कि आपने ये जो किया हुआ है, यहाँ से किया हुआ है, यहाँ से किया हुआ है। तो बाकी अमित भी आप इसको अगर कोई इसमें ऐड करना चाहें तो। इसका मैं ये कह सकता हूँ कि जिन भी लोगों की मारी क्यूरी इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाए तो इट्स अ लिटिल बिट लेंथी डिस्कशन और हमें सारी चीज़ इसमें नहीं कर सकते। तो जो भी लोग सेलेक्ट हो जाए, सईद ने भी किया हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है, तो वो आप एक दफ़ा अप्रोच कर ले तो हम उसको फिर उसी हिसाब से उसको प्रॉपर तैयार कर लेंगे, उसके साथ आधा घंटा 1 घंटा लगा लेंगे, तो हम इसको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। जितने लोगों की भी सिलेक्शन होती है तो हम उसको दोबारा से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। Okay, and next in the query is Aksar Faryad. Aksar, you can ask Jazakallah. your question. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर। जी अक्सर क्वेश्चन पूछें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम यूरेक्सिस पे पोजीशन सर्च कर रहे होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक ये लैंग्वेज टेस्ट, आइल्स वगैरह भी रिक्वायर्ड होता है। तो सर फिर हमें पीएचडी के लिए भी वीज़ा के लिए अगर वो चाहिए होगा, इस तरह से फिर हमें करना पड़ेगा आइल्स, या फिर पीएचडी के लिए वो उसको वेव ऑफ कर देते हैं? अच्छा अक्सर इसमें कुछ चीज़ों में ये होता है कि हमारी क्यूरी में तकरीबन 80 to 90% केसेस में आइल्स नहीं रिक्वायर्ड होती, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मोर देन इनफ होता है। लेकिन सम जी टाइम सर। अगर कोई होस्ट यूनिवर्सिटी है और उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, सम टाइम बेल्जियम में या इवन अगर सम टाइम हमारी क्यूरी पोजीशन कुछ यूके की यूनिवर्सिटी में हो तो वहाँ पे वो आइल्स मैंडेटरी मांगते हैं। तो या तो ये करते हैं कि आपको एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपसे कुछ टाइम दे देते हैं कि आप आइल्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स है, या आप वो स्ट्रिक्टली देख लें। अगर आप एप्लीकेशन की डिटेल देख लें तो सम टाइम आपको आ जाती है, लेकिन कुछ टाइम पे आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देते हैं कि ठीक है आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप अमंग्स द अदर कैंडिडेट बेस्ट है, और इस टाइम पे आपको हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि आप आइल्स की कुछ स्कोर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, सम टाइम यूनिवर्सिटी को सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर वो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, आपको 5-6 महीने दे देते हैं। लेकिन बहुत कम केसेस में ये होता है कि आपको आइल्स की बेस पे रिजेक्ट करते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी की बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हो। तो इस केस में इतना ज़्यादा कोई आइल्स पे इतना डिपेंड नहीं करता। सर यूके और यूएस की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में लिखा हुआ होता है कि आइल्स रिक्वायर्ड है। असल में ये स्कॉलरशिप यूएस के लिए नहीं है, और यूके भी अब यूरोप का हिस्सा नहीं है, तो यूके में भी बहुत कम मारी क्यूरी पोजीशन है, लेकिन कुछ ओके जगह पे चाहिए होती है। नेक्स्ट जो है वो अली हसन है। अली हसन आप अपना क्वेश्चन पूछें। और ये सईद ने अपना शेयर किया है, तो इनका जो आप सोशल मीडिया नेटवर्क है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप इनके साथ किसी टाइम भी जो है क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो अली हसन यू आर नेक्स्ट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने ये सेशन जो है वो अरेंज किया। तो मेरा नाम अली हसन है, मैं मेरिकली स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना में हूँ, और मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहले तो मुझे कोई मिल नहीं रहा था, तो चलो अच्छा हुआ आज मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों की वजह से। तो मुझे ना जो मेरा एग्रीमेंट था उस पर लिखा हुआ था कि हमारी मतलब एक मोबिलिटी अलाउंस होता है और एक फैमिली अलाउंस होता है। तो मोबिलिटी अलाउंस और फैमिली अलाउंस के बारे में मैंने अपने सुपरवाइजर से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो हम सैलरी देते हैं उसमें मोबिलिटी अलाउंस तो ऑलरेडी इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फैमिली अलाउंस है ये जब आपकी फैमिली यहाँ पे आ जाएगी तो उसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने फिर बाकी लोगों से पूछा जो और भी कोलीग से बाकी कंट्रीज में, तो उन्होंने कहा कि मोबिलिटी अलाउंस जो है वो ये होता है कि आप जब इटली में आते हैं तो आप अपने कंट्री को छोड़ के आते हैं, तो इसलिए आपको इस वजह से एक अलाउंस दिया जाता है। जबकि मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि आप जब सेकंडमेंट पे जाते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना वो मोबिलिटी अलाउंस मिलता है। तो वो जब आप सेकंडमेंट अटेंड करके आते हैं तो उसमें भी हम आपका कवर कर सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि फैमिली अलाउंस जो है उस पर थोड़ा मैं डिस्कशन चाह रहा था, और मोबिलिटी अलाउंसेस के हवाले से अगर आप लोग मुझे कोई गाइड कर सकें, क्योंकि आप लोग से अली हसन मैं आपको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, 1 मिनट सईद, मैं सारी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि इस पे आप मेरे से और सईद से एक डिस्कशन कर ले। इस पे 10-15 मिनट की डिस्कशन बनती है, तो आई वुड लाइक कि इस सेशन के बगैर हम आपसे अलग में डिस्कशन कर लें, क्योंकि ये इस डिस्कशन में शायद थोड़ा सा और भी कंफ्यूज कर ले कि टाइम लेगा। तो आप मुझे या सईद को मैसेज कर सकते हैं और हम इस चीज़ पे आपको डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे, अगर आप माइंड ना करें तो। अली हसन अभी हम जो हमारी कम्युनिटी है ना उसके अंदर मैरी क्यूरी का ग्रुप ऐड कर देंगे, तो उसमें आप शामिल हो जाएगा। तो आप क्योंकि मैरी क्यूरी कर रहे हैं तो इसलिए आपके टाइम टू टाइम क्वेश्चंस क्वेरीज आती रहेंगी ना, तो इंशाल्लाह जी आपके साथ मौजूद होंगे। अभी हमारा एक मारी क्यूरी ग्रुप है
जो मुदस्सिर भाई ने कहा मारी क्यूरी ग्रुप है, उसमें मैंने बनाया हुआ था। आई विल ट्राई कि मैं उसमें और भी स्टूडेंट्स को ऐड करूँ मारी क्यूरी के। तो वहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस है तो वहाँ पे सारे लोग ऑलरेडी मारी क्यूरी विनर है, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकेगा और आपको आई सपोज कि इसका आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये ज़्यादा वन बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है। वन लाइनर शॉर्ट आंसर ये होगा कि जो आपके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, बजाय इसके कि आप अपने सुपरवाइजर से बात करें, आप अपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करें, जो उस पूरे मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको आप ईमेल करें, क्योंकि ठीक सुपरवाइजर के है, पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है इस रिलेटेड। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक नेक्स्ट यू। इज मोहम्मद आमिर, आप अपना क्वेश्चन पूछें। मोहम्मद आमिर, आमिर आपका माइक ऑफ है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबका शुक्रिया इतना अच्छा सेशन अरेंज करने का। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरी ना एमफिल अभी स्टार्ट है, मतलब रिसर्च चल रही है ना, तो मैं क्या एक तो अभी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी रिसर्च है, कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ ना, तो ज़ाहिर बात है जब सीवी हम बनाते हैं तो उसमें कम अज़ कोई पेपर पब्लिश का लिंक ऐड किया जाता है ना, ताकि वो अच्छे तरीके से फ्रूटफुल हो जाए सीवी ना। तो अगर ऐसे सीवी बनाएंगे तो वो ज़्यादा कोई फ्रूटफुल नहीं होती ना, तो काइंडली इस पे थोड़ा डिस्कस कर दें। हाँ, हमीद इस पे आप बात करो जरा। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ये बताया था, अगर आपके अभी मास्टर कंप्लीट नहीं है तो आप किसी भी पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन रखें कि आपकी मास्टर डिग्री कब कंप्लीट हुई है। अगर आपकी मास्टर डिग्री 18 महीने बाद कंप्लीट होनी है, 1 साल बाद कंप्लीट होनी है और आप अभी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये इट्स नॉट अ सूटेबल टाइम, क्योंकि आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हो और वो सेलेक्टर जो सिलेक्शन कमेटी है उसके भी टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो आप मेरी तो जो प्रेफरेंस है कि आप एटलीस्ट आपको ये लग रहा है कि मेरी डिग्री नेक्स्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है, तो इट्स बेस्ट टाइम कि आप उधर से जॉब हंटिंग शुरू करें, क्योंकि मारी क्यूरी थोड़ा सा टाइम लेता है या प्रोसेस में भी टाइम लेता है, सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि पहले में बहुत कम लोगों की सिलेक्शन हो जाती है, थोड़ा सा प्रोसेस से आप अप्लाई करेंगे, कुछ रिजेक्शन आएंगे, कुछ सीखेंगे, तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट 6 महीने का मार्जिन रख ले एटलीस्ट, तब जाके थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपकी। तब तक आपकी डॉक्यूमेंट्स भी थोड़ी सी कंप्लीट होगी, आपकी प्रोफाइल में कुछ पब्लिकेशन या आपकी रिसर्च भी कुछ डायरेक्शन होगा, क्योंकि अगर आपके अभी तक रिसर्च मास्टर थीसिस ही नहीं स्टार्ट किया तो आपको पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि अपने थीसिस करना किधर से है और फिर अपना इंटरव्यू में चीज़ों को डिफेंड कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि कोई 6 महीने का एटलीस्ट गैप रख ले, 4 to 6 मंथ, तो ये ज़्यादा बेहतर है। जी थैंक जी, यू अमीद। बहुत नेक्स्ट है शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खैर इलियास, आप अपना क्वेश्चन पूछें। असल में सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग अपनी सीवी में एक्सेप्टेड पेपर्स को, यानी पेपर जो हमने सबमिटेड किए हैं, तो क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमने जर्नल के लिए या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ हमने सबमिटेड किए हैं, अभी तक उसका प्रोसेस चल रहा है, बट वो अभी तक एक्सेप्टेड के जो प्रोसेस में, मेरा ये क्वेश्चन है और बस ये सर आप उसको ये भी डाल सकते हो कि मेरे ये पेपर अंडर सबमिटेड है या अभी एक्सेप्टेड है। इवन आप अपने सी में ये भी डाल सकते हो कि मेरे ये पेपर अंडर प्रिपरेशन है। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन नहीं है और आप कुछ पेपर अब लिख रही हो और आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, तो आप अपने सी में ये भी लिख सकते हो कि ये पेपर मेरे अंडर प्रिपरेशन है। लेकिन अगर एक्सेप्टेड है या सबमिटेड है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो आप एटलीस्ट उसमें ये भी लिख सकते हो कि मेरे ये पेपर अभी अंडर प्रिपरेशन है। ओके, नेक्स्ट और यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी, आप अक्सर ऐड लोग करें। ये अक्सर लोग पेपरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेपर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपके पास अगर कोई चीज है तो आप ऐड कर दें, अगर नहीं है तो इसको जरा हार्ड एंड फास्ट रूल ना समझें। अगर कोई चीज है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आपका सीवी और मोटिवेशनल लेटर इनफ है। वो आपसे पेपर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि इनके पास कोई पेपर होगा, कोई रिसर्च होगी। आपकी ट्रेनिंग होनी है आगे, उन्होंने ये चीजें आपको आगे सिखानी है। और अगेन अगर वो पेपर ऐड करना है वो स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी हो और आप डाल दो, बस लिस्ट लंबी होनी चाहिए। मैं एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था और एक बंदे ने कोई 6 पेजेस की सीवी सेंड की एंड उसमें बस कोई इधर का पेपर कोई आसिम भाई आपके इंटरनेट का शायद इशू है। आसिम भाई आपका इंटरनेट का वो हो गया। हाँ, तो जैसे आसिम भाई कह रहे थे कि वो इधर उधर का डाल देते, उनको फिर आइडिया हो जाता है कि इन्होंने नाम डलवाया है, सिर्फ काम कोई नहीं किया। वो आपके लिए और ज्यादा मुसीबत बन जाती है। वो आपसे उन्हीं पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं
कि आपने इसमें ये काम कैसे किया, ये काम कैसे किया। उन साइंटिस्ट के सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, फिर आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। वही चीज़ डालें जिसका आपको अच्छा एक्सपीरियंस है और आप उसको आगे डिफेंड भी कर सकते हो। ऐसी चीज़ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसे आप डिफेंड भी ना कर सकें और आपके लिए मुसीबत बन जाए। आसिम भाई ऐसा है कि नहीं? ओके, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास शकील अहमद, आप अपना सवाल पूछें। शकील अपना माइक ऑन करें और प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। शकील नहीं है तो नेक्स्ट इन द लिस्ट है सोनिया अकरम, आप अपना क्वेरी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ना क्वेश्चन ये पब्लिकेशन के लिहाज से अस्सलाम था। वालेकुम। शकील एक मिनट वेट, जी सोनिया आप बोलें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम ना मैंने तो रिसेंटली अभी ना मास्टर अपना कंप्लीट किया और इस टाइम मेरी 24 पब्लिकेशन है और तकरीबन 12 से 15 में मैं फर्स्ट ऑथर ही हूँ और सारे पेपर मैंने खुद ही लिखे हैं। मीन्स अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मैं सारा अपने सीवी में ऐड करूँ ये इस काम के ज़्यादा बुरा इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा कि ये मीन्स वो कहते हैं ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने खुद ही ये सारा काम नहीं, अगर आपने ये सारी चीज़ें खुद की हुई हैं तो आप डर क्यों रहे हो? आप डिफेंड जब कर सकते हो तो आप डर क्यों रहे हो? आप सारी चीज़ें ऐड करो, ये तो आपके लिए उल्टा बेनिफिशियल चीज़ है ना। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि आप उसे डिफेंड कर सके। जैसे कि अभी अगर आप एक पेपर शो करवाएं तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनका उस पेपर को सोचने का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। फिर आप ये देख लें कि आपको उसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। लेकिन बेहतर यही है आपके लिए कि आप सारी चीज़ें डाल दें, जैसे आप कह रही हैं कि मैंने खुद लिखा है और आप एज ए फर्स्ट ऑथर भी हैं, तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। सही, इसमें मैं आसिम की बात को इंडोर्स करूंगी कि आसिम ने बोला था कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें रेलेवेंट काम डालो। अगर आपकी 25 पब्लिकेशन है जिसमें से 4 पब्लिकेशन ऐसी हैं जो कि बिल्कुल रेलेवेंट है, तो आप बजाय इसके कि वो 25 डालें, आप वो 4 की बेसिस पे ज़्यादा एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट बन सकती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा गुफ्ता, ये सेकंड कहना ऑप्शन चाह ये रहे हो हैं सकता है कि ये कि आप नीचे पोजीशन टू अपनी गूगल पोजीशन स्कॉलर वेरी डालो, करता है ना। आप पोजीशन के टेक एंड लिहाज गो से एंड अगर सी। 25 पब्लिकेशन है तो अगर डिफरेंट पोजीशंस आ रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली जो उसमें रेलिवेंट है उनको आप प्रायोरिटी दें। जी आसम, आप कंटिन्यू करें। आप मैं ये कह रहा था कि आप नीचे लाइक जो मोर रेलेवेंट है उनको हाईलाइट करें सीवी के अंदर एंड देन उसके नीचे आप गूगल स्कॉलर का लिंक दे दें अपना, इफ दे वांट इंटरेस्टेड कि भाई क्या और भी किया काम तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली। या ये ओके ज़्यादा बेहतर है शकील, क्योंकि 10 पेजेस की सीवी कोई बंदा नहीं देख रहा आपका, तो बेहतर ये है कि आप रिलेटेड पेपर डालें या आपके जो सबसे टॉप पेपर है अच्छे जर्नल्स है वो टॉप पे डालें, नीचे लिंक डालें और इसको सिलेक्टेड पेपर में डाल दें कि बाकी पेपर इधर पड़े आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके शकील, आप अपना अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना क्वेश्चन पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये अरेंज किया, थैंक यू। मैंने रिसेंटली अपना एमएस कंप्लीट किया है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस के अंदर ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो क्या आप लोग हमें गाइड कर सकते हैं कि जो ये मैरी क्यूरी की स्कॉलरशिप्स हैं ये किस ड्यूरेशन के दौरान आती हैं, ठीक है? इनका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, वो एक तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा, क्या इनमें स्पेसिफिकली हमें रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह अपने तैयार करने होते हैं? मीन्स जैसे हम बहुत सारी इटली की यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि वो टॉपिक देते हैं हमें कि ये आपका रिसर्च का टॉपिक है, इसके रिलेटेड आपने अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, मोटिवेशन तैयार करनी है, मोटिवेशन लेटर्स वगैरह, ठीक है? तो फिर उसके लिए हम अप्लाई करते हैं स्पेसिफिकली पोजीशन के लिए, ठीक है? तो इसमें क्या वो आपके पास स्पेसिफिकली टॉपिक्स होते हैं या थ्रू अ सीवी ही हम उसको मतलब कि अप्लाई कर देते हैं, बाद में वो फिर जब हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें हमें खुद से अपना कोई एक रिसर्च टॉपिक मतलब कि रख के पीएचडी का उसका रिसर्च प्रपोजल वगैरह तैयार करना होता है? तो अच्छा, इसके रिलेटेड थोड़ा सा गाइड करें। शकील ऐसा है कि थैंक हम ये चीज़ें पहले बता चुके हैं कि ये थ्रू आउट द एयर जो है ना वो अनाउंस होती रहती है वाली पोजीशन। बाकी कुछ मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो शेयर की थी, हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे जिसमें 2 ग्रुप्स हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क और पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग, और कुछ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके साथ अभी भी शेयर हो रहे हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर लें तो यू विल गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन यू नीडेड। जी, थैंक यू ओके, वेरी मच। नेक्स्ट इन द क्वेरी इज माइदा मकसूद। सॉरी अगर मेरा नाम सही ना लिया तो आप अपनी क्वेरी पूछें।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया है, मायता मकसूदी है। सर रिसेंटली मैंने मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था एमएससीए जो, उसमें 2 प्रोजेक्ट्स उन्होंने कहा हुआ था कि आप 2 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई किया और वहाँ पर गिवन था प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है 5 पेजेज़ की, एटलीस्ट 3 टू 5 पेजेज़ की। और वो कुछ उन्होंने बताए हुए थे कि आपकी ड्यूटीज़ ये होंगी, वो होंगी, तो उससे रिलेटेड खुद ही टाइटल सेलेक्ट करके खुद ही उस प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब किया। तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज़ नॉट सिलेक्टेड। मुझे ये चीज़ पूछनी थी सबसे पहले, जैसे आपने बोला कि रिसर्च पब्लिकेशंस जो हैं वो काउंट नहीं होती, बट आई फेल्ट कि वो भी काउंट होती हैं, वो एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि मुझे जो मेल आई थी उसमें यही चीज़ मेंशन थी कि आपकी जो रिसर्च प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। काउंट होती हैं। हाँ जी। तो मुझे ये पूछना है कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, जो वो डिस्क्रिप्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा बनाते हैं, मोटिवेशनल लेटर भी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी और प्रपोज़ल भी, बट उनकी नज़र में वो उस तरह अच्छा नहीं होता। तो क्या ऐसे रूल्स हों या क्या ऐसी टिप्स हों जो हम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, वो और मोटिवेशनल लेटर को अच्छा बना सकें ताकि हम सिलेक्ट हो जाएँ? देख माहिदा, आपकी अच्छी क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि आपने जो पब्लिकेशन से बात की, तो देयर इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट रूल कि अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, आसिम भाई की बात सही है कि अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो आपको बोनस देगी, प्लस पॉइंट्स आपको मिल जाएगी। सम टाइम उसके 5 मार्क्स होते हैं, सम टाइम 10 होते हैं, सम टाइम उसकी कुछ वेटेज होती है। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं है। आपका बाकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आप उधर से भी पोजीशन विन कर सकते हैं। लेकिन पब्लिकेशन अच्छी है अगर आपके पास हो, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिजेक्शन होगी। दूसरी बात, आपने एक चीज़ की बात की जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, या जहाँ पे आप रिसर्च प्रपोजल भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मारी क्यूरी में आपसे रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगता। कुछ प्रोजेक्ट में आपसे जो रिसर्च प्रपोजल मांगता है, तो आपने उस प्रोजेक्ट की अगर आप डिस्क्रिप्शन रीड करें तो उसी प्रोजेक्ट के लिए अपना एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है। वो आपकी स्किल्स चेक करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में या इन चीज़ों में आपकी क्या कैपेबिलिटी है रिसर्च के। रिसर्च प्रपोजल से आपकी वो स्किल्स जज करते हैं, क्योंकि उसने सिलेक्शन भी करना है। तो कुछ चीज़ आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बना सकते हैं, तो इससे बेहतर ये कि आप उस प्रोजेक्ट को सारा रीड कर लें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप अच्छा नहीं बना सकती। मारी क्यूरी में आपने जो पोजीशन वैन करना होता है, उसमें बहुत सारे और भी कैंडिडेट होते हैं। तो मैं भी सम टाइम पे आपसे कुछ बेहतर कैंडिडेट आया हो, जो आपको और पास करे और आपसे उसकी प्रोफाइल ज़्यादा बेहतर हो, तो उसने एक ही बंदा रखना होता है और कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को, एक पहली बात तो ये कि खुद को हम लोग वो डीमोटिवेट करते हैं, या सेल्फ रिजेक्शन वाली चीज़ होती है कि हमारी चीज़ कमज़ोर है। नहीं, हम कंपटीशन में, हम रेस में हैं। नेक्स्ट पोजीशन पे अप्लाई करें, नेक्स्ट पे करें। जितनी ज़्यादा पोजीशन पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोफाइल उसके हिसाब से इम्प्रूव होता जाएगा। तो ये चीज़ें, कोई उसके स्पेसिफिक रूल्स नहीं है कि आपने बहुत अच्छा मोटिवेशन लेटर इसलिए नहीं बनाया। इसमें नंबर ऑफ पोजीशन पे और नंबर ऑफ वो कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास किसकी कंपटीशन है। हाँ, यहाँ पे मैं हमीद भाई एक बात ऐड करना चाहूँगा। हम लोग इस जो पोजीशन है, स्कॉलरशिप है, इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक पोजीशन ऐसी है जो सिर्फ आपके लिए बनी है। जो क्वालिटीज़ आपके लिए है ना, उनके लिए वो बनी है। आपने सिर्फ वो पोजीशन ढूँढनी है। आप जब उस पोजीशन को ढूँढ लोगे ना, तो आप उस पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाओगे। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप नेक्स्ट कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जितने भी लोग हैं, आप वो रिव्यू करेंगे और आपको सेंड बैक करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक कमेंट मैं इसमें ऐड ये ज़रूर करना चाहूँगी कि पहला स्टेप होता है आपकी सिलेक्शन का। अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे जितने मेरे क्यूरी की दोस्तें हैं, उनका एक्सपीरियंस है, या तो उन्हें कोई पेपर दिया जाता है जो कि उन्हें प्रेज़ेंट करना होता है, जो कि प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड होता है, या उन्हें कोई प्रॉब्लम दी जाती है जो कि उन्हें सॉल्व करनी। अब आपके केस में था कि उन्होंने कहा कि आप प्रपोज़ल बना कर लाएँ, और जब वो मैरी क्यूरी के लिए जो भी लैब अप्लाई करती है, अब आप तो एज़ अ स्टूडेंट अप्लाई कर रही हो फॉर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन बहुत सारी लैब्स होती हैं जो फंडिंग के लिए अप्लाई कर रही होती हैं, तो वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं। तो वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, वो पूरी उनकी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट बना के वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे 3 साल में, 4 साल में, ये हमारा ड्यूरेशन होगा। तो उनके पास पूरा प्लान ऑलरेडी अवेलेबल होता है। आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना कि आप एक प्रपोज़ल बना कर लाओ, उसका मकसद सिर्फ़ यही होता है कि आप अपना कितना टाइम इन्वेस्ट करके एक प्रपोज़ल प्रिपेयर करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका काम रिलेटेड था थर्मोडायनामिक्स से, और आपको कहा गया कि एक प्रोजेक्ट आप प्रपोज़ल बना कर लाएँ, 5 स्लाइड्स हों या 5 पेजेज़ हों।
तो उसमें आपने रिलेटेड आर्टिकल्स कैसे पढ़ने हैं, उसमें से फिर आपने मेन आइडियाज़ कैसे लेने हैं, क्या-क्या टेक्निक्स हैं जो डायनामिक्स के रूल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के लिए। तो वो स्टूडेंट को खाली ये जज करना चाह रहे हैं कि ये कितना उस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है। ऑल्दो उनके पास पूरा प्लान ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो आपका प्रपोज़ल माँगने का मकसद ही सिर्फ़ यही होता है कि आपकी कमिटमेंट देखें कि आप कितने कमिटेड हो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जी। Okay, next we have Sidra Shahnawaz. Please ask your question. अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो सच एक तो रिकमेंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं खुद पीएचडी की कर रही हूँ इटली में, और ये जो बार-बार पब्लिकेशन की बात हो रही थी, तो इस लिहाज से मैंने कहा मैं ऐड कर दूँ। दो आई एम नॉट मार्क्यूरी स्टूडेंट, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे जो मेरी सिलेक्शन हुई थी, मैं एज़ अ हाउसवाइफ आई थी और मेरे पास कोई ना पब्लिकेशन थी, ना कोई कॉन्फ्रेंस थी, कुछ भी नहीं था। और जो ख़ासकर लड़के-लड़कियाँ इस बात से डरते हैं कि हमारी पब्लिकेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे। मुझे पेपर लिखने भी नहीं आता था, साफ बात ये है। रिसर्च प्रपोज़ल और मोटिवेशन पर ही मुझे जो है तो यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप 50 पब्लिकेशन करें, 60 पब्लिकेशन करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हर एडमिशन जो आपके लिए आता है, आप उस पे अपनी सीवी में अमेंडमेंट्स करें, ना ही पूरी सीवी चेंज करने की ज़रूरत होती है। जो सीवी जो प्रोजेक्ट आया है उसमें ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप सीवी में अमेंडमेंट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और वही कि रिसर्च प्रपोज़ल जो चीज़ आप आपसे माँग रहे हैं, आप उसको रेलेवेंट बनाएँ। और मोटिवेशन लेटर जैसे ये कह रही हैं कि मैं जो है तो रिजेक्ट हो गई। आप जितना अप्लाई करते हैं, आपका मोटिवेशन लेटर उतना ही पॉलिश होता जाता है, वक़्त के साथ-साथ। अगर आप 20 में आपकी रिजेक्शन हुई है, तो 21वीं यूनिवर्सिटी में मुझसे लिख के ले लें कि आपका मोटिवेशन लेटर फर्स्ट टाइम लिखे हुए मोटिवेशन लेटर से बहुत चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो इन्होंने बताए हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है और वक़्त के साथ-साथ उसमें चेंजेस करनी है। तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा-सा दिल माँगती हैं। दूसरा पब्लिकेशंस, लाखों पब्लिकेशंस देना जो है तो वो ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन मेरा सिर्फ़ इतना है कि जैसे अगर मैं पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करती हूँ और मैं क्लियर कहूँगी कि इटली में रहते हुए बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स ऐसे हैं जो कि आपको मेल का जवाब देना पसंद नहीं करते हर टाइम, बल्कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो रिकमेंडेशन लेटर अगर आप लेना चाहते हैं पोस्ट डॉक के लिए, तो आप कैसे लेंगे? मतलब अब आपको ज़रूरत इटली से ही है, तो फिर कोई और ऑप्शन होती है कि फिर हम पाकिस्तान से ही लें? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। हमीद भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा ज़रा, या शगुफ्ता आप करें? सॉरी मैंने वो रिकमेंडेशन लेटर का मैं बता देता हूँ। देखें, अगर आपने पीएचडी ही इटली से की हुई है, तो फिर तो लाज़मी सी बात है आपको इटली से ही रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, क्योंकि दूसरी कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि पीएचडी आपकी प्रोफेशनल डिग्री है और इसकी बेस पे आप अपनी करियर का आगे स्टार्ट ले रही हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती ना कि आप मास्टर वाले सुपरवाइजर से कहें कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर दें और इस बेस पे आपको पोस्ट डॉक मिल जाए। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, क्योंकि अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, तो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग इस तरह का पॉसिबल है नहीं। अगर किसी और के माइंड में ये बात है तो वो बताएं जरा। ये मेरा बिल्कुल ख्याल सही। यस शगुफ्ता यस गो अहेड। बिल्कुल सही यही है जो आप पोस्ट डॉक के लिए जितने भी अप्लाई करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे चंद एक दोस्तों ने अप्लाई किया पोस्ट डॉक के लिए, तो वहाँ पे आपको पूछते हैं कि आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर या प्रीवियस सुपरवाइजर, तो वो प्रीवियस सुपरवाइजर होगा आपका जो जिसके साथ आप काम कर रही हैं। अब करंटली अगर आपके पीएचडी सुपरवाइजर हैं तो उन्हीं का वो होगा और उसकी ज़्यादा अहमियत भी होती है। ओके, नेक्स्ट मिसबा शरीफ, आप अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन पे अप्लाई कर रही हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं सेकंड रैंक पे आती हूँ, थर्ड रैंक पे आती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें एवोल्यूशन में बहुत कम मार्क्स से मिलते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान की एजुकेशन में ये है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया इनकी एवोल्यूशन का है वो 110 पॉइंट्स पे होता है रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन पे, और हमारा हार्डली 97 से लाइक कम मार्क्स बनते हैं। जिसकी 4/4 है वो तो ले जाते हैं, लेकिन मेरी 3.6 और
7 के दरमियान है, तो मेरी हमेशा एवोल्यूशन में 97, तो 10-20 मार्क्स तो मेरे एवोल्यूशन में ऐसे ही कट जाते हैं। यानी सीवी में अगर एवोल्यूट करते हैं तो 40 में से बहुत कम मार्क्स देते हैं, तो इसका तो ऑल्टरनेटिव कोई भी नहीं हो सकता। बाकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं मांगते, मोटिवेशनल लेटर नहीं मांगते, वो आपकी ओवरऑल सीवी से ही मतलब एवोल्यूशन करते हैं। सो अब इसको यहाँ पे मैं जी, जी, कंप्लीट योर क्वेश्चन। तो यही पूछना चाह रही हूँ कि सीवी को और कैसे बेटर, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं मेरी 3, उसमें भी लाइक वो इतने हाईली जर्नल की नहीं है। पाकिस्तान में जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रिव्यू पब्लिश होते हैं, तो उसी में मैंने 3 पेपर्स पब्लिश करवाए, तो उसके लिहाज से भी कोई इतना क्राइटेरिया नहीं बनता। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? यहाँ पे मैं जो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि आप अपनी सीवी को रिव्यू करवाएं, किसी रिव्यूअर को भेजें, जैसे यहाँ पे सारे लोग हैं, इनमें से सबको भेज दें। और दूसरी जो चीज़ है उसके अंदर ये है कि अपना जब मैं 1-2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ था, मुझे रिजेक्शन आई थी ना, मैंने उनको एक ईमेल की थी कि मेरा कौन सा एरिया जो है ना वो वीक है, मतलब मेरे मोटिवेशनल लेटर में प्रॉब्लम है, फॉर माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये बात मैंने बोल्ड लिखी थी उनको। तो उन्होंने मुझे पोलाइटली आंसर किया था कि डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, आपके ये एरियाज वीक है। तो वहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें जो है ना एडिशन की, सीवी को मॉडिफाई किया, तो सिलेक्शन हो गई थी। मैंने तो इस चीज़ को ऐसे टैकल किया था। बाकी शुगुफ्ता और हमीद भाई और तीसरा बंदा है वो इसको ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इसमें। सीवी मैंने काफ़ी सीनियर से पहले भी रिव्यू करवाई थी, तो वो उन्होंने कहा था कोर्सेज, तो मैंने कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए, वो ऐड किए, लाइक फिर भी मतलब इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक सो, या मैं सेंड करूँगी अगर मुदस्सिर भाई इनको, इनसे 1-2 बार बात हुई है, तो इनको मैं कहूँगी कि आप मेरी सीवी रिव्यू कर दें कि क्या नेक्स्ट कोई क्वेरी में नहीं है जो पहले सिद्रा ने भी ऐड किया था, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो अप्लाई करना होता है ना। आप चाहे गोल्ड मेडलिस्ट हैं या आपका डी ग्रेड है, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप कंसिडर नहीं हो सकते ना। तो मेन चीज़ डिपेंड करे कंपटीशन पे। तो अगर उसमें 4 पोजीशन आती हैं और 6 लोग अप्लाई करेंगे तो यू वुड थिंक यू हैव अ गुड चांस। अगर वो इसी 4 पोजीशंस के लिए 15 लोग अप्लाई करें तो यू विल हैव कंपैरेटिवली लेस चांस। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सोल्यूशन हमारे पास समरी यही बनती है, आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम काम है आपने अप्लाई करना। जितना बेस्ट तरीके से आप अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स बार बार रिव्यू करेंगे तो उतना आपका चांस ज़्यादा होगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, ऑल्दो आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी है या बुरी है वो तो अलग क्वेश्चन है, वो तो कंसिडर तभी होगी जब आप अप्लाई करेंगे। तो आप जो रिजेक्शन आप अप्लाई करें, इन केस आप 99 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, आपकी रिजेक्शन होती है, तो 99 से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सिर्फ आपको पता है आपने अप्लाई किया है। जो एक पूरी दुनिया को पता होगी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट, वो होगी जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। यू नीड ओनली 1 एक्सेप्टेंस, यू डोंट नीड 10 एक्सेप्टेंस। तो आप बार बार अप्लाई करें, उन चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करें, उसमें जो कमी पेश है उसको देखते रहें, तो इवेंचुअली आपके पास जो पोजीशन है वो मिल जाएंगी। और जहाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर 110 का इनका क्राइटेरिया और आप हमारा 100% का होता है, तो ये इक्विवेलेंसी कुछ नहीं होती है किसी किस्म की। सॉरी मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन शायद ये है ना यहाँ पे मैं कन्वर्जन होती है ना, आउट ऑफ 110 उसकी बात कर रहे हैं, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। आप इशू है 10-20 मार्क्स, लाइक किसी रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन पे 20 मार्क्स ही एजुकेशन के होते हैं, बाकी 40, क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा 70 होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं। नहीं, ये भी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है ना, हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होता है। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, इंटरव्यू के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, और विद इन डॉक्यूमेंट्स हर डॉक्यूमेंट का डिफरेंट पॉइंट होता है ना, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। तो कोई जनरलाइज नहीं है कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के इतने पॉइंट्स होंगे। ये मैं थोड़ा सा मिसबा इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। सम टाइम पे ये होता है कि सम टाइम यूनिवर्सिटी में जीपीए सिस्टम होता है, किसी में परसेंटेज होता है। सॉरी एक मिनट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। अभी हमारे पास लिस्ट में किसी का कोई हैंड रेज नजर नहीं आ रहा, तो हम इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास 15 मिनट्स है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो और हम आपको मौका देंगे। जी हमीद, आप कंटिन्यू। तो मिसबा उसमें आप सम टाइम ये कर सकती हो कि अपनी यूनिवर्सिटी से एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, जिस तरह शगुफ्ता ने कहा, तो वो आप बना सकते हो। सम टाइम वो चीज़ें उधर आप अगर ऑफिशियली दिखा दे कि मेरी ये जीपीए था लेकिन परसेंटेज ये बनते, तो वो लोग उस चीज़ से सम टाइम कुछ आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ये बात है।
दूसरी बात ये है कि सम टाइम आप इसमें कोई जोर नहीं लगा सकती कि अगर आपके 70 पॉइंट्स बन रहे हैं और किसी के 90 बन रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप जोर नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ और उसकी एक वेटेज होती है, सम टाइम सीवी के या मार्क्स के कुछ वेटेज होते हैं। अब बाकी चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव कर सकती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स पे थोड़ी सी काम कर सकती हूँ, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कवर कर सकती हो, तो वो चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकती है। और अगेन मुदस्सिर भाई की बात है कि अगर आप एक दो पोजीशन से आपको रिजेक्शन आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं है। नहीं, इट्स अ नहीं, लॉन्ग मैंने स्ट्रगल। मैंने अभी तक पीएचडी में अभी जितनी पोजीशंस ओपन हुई थी उसमें यही होता है, सेकंड थर्ड रैंक। मैंने बहुत मल्टीपल हर जगह रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस मैंने बहुत अप्लाई की हैं। अभी लास्ट टाइम एक की थी, लाइक उसमें हम सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ही थे, और उससे लास्ट टाइम की थी उसमें हम 3 थे। तो मेरा रैंक वो या 2 पॉइंट आगे हो जाता है या 1 पॉइंट आगे हो जाता है। क्राइटेरिया इतना होता है कि हम उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं होते। तो मार्क्स भी कम आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसमें ये चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं कि यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं या कम कैंडिडेट्स को पता होता है कि यहाँ पे ये पोजीशन ओपन है, तो चांसेस मतलब हमारे आप 80% अगर इटली में रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, जो जिसे असाइनो द रिसर्चा कहते हैं, नॉर्मली वो पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है कि उन्हें वो पोजीशन किसको देनी होती है, लेकिन उन्हें वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, पूरी अनाउंसमेंट करते हैं, उसका पूरा इंटरव्यूज करते हैं, फॉलो अप करते हैं। लेकिन हमें भी ऐसी पोजीशन मिली है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोफेसर के साथ, तो जो पोजीशन होती है वो स्पेसिफिक क्रिएट की जाती है, तो उसमें चांस ऐसा ही होता है, बहुत कम चांस होता है वो ओपन पोजीशन हो। तो अगर आपकी पहले से मास्टर्स डिग्री है तो बेहतर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो ओपन पोजीशंस होती हैं और उसमें आपका पूरा जो कंपटीशन है उसमें आपको फेयर चांस मिलेगा। अभी आप अगर एंड में हमारे पास टाइम है, हम दोबारा आपको डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट हमारा जट है, तो आप अपने क्वेरी पूछें। हमारा आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं मास्टर्स यहीं से कर रही हूँ इटली से, तो उसमें हम जिस तरह 110 जो है वो होल जो भी इनका जीपीए का क्राइटेरिया है, और मेरे 90 प्लस तकरीबन है मार्क्स, और तो मुझे ये पूछना था कि ये मार्क्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं पीएचडी के एडमिशन में, और जिस तरह जो ये सेशन है एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप का, तो क्या पीएचडी की सिर्फ यही स्कॉलरशिप है या हम इसके अलावा भी पीएचडी की सीट इटली में विन कर सकते हैं, कोई और तरीका या कोई और स्कॉलरशिप? नहीं, ये तो नहीं, ये जस्ट अ टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। इटली में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होते हैं। जिस तरह अभी 2024 में 40 साइकिल था, तो अभी उसके अभी भी कुछ पोजीशन चल रही हैं, तो दोबारा मार्च अप्रैल से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, जिसे 41 साइकिल बोलेंगे। तो पोजीशंस मेन वो पोजीशंस होती हैं। ये जो मैरिट क्वेरी है, ये थोड़ी सी एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है। तो अभी हम आपको इसके बारे सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज और भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। इनफैक्ट आप पूरी दुनिया में जहाँ भी पीएचडी पोजीशंस आती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, सर, और नेक्स्ट। मार्क्स का जी, जी। क्राइटेरिया जो है जिस तरह नहीं, लाइक marks is just one of requirements. You will have 10 requirements in PhD admission. तो मार्क्स उनमें से एक रिक्वायरमेंट है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होगी। एक वन क्राइटेरिया ज़रूर है, और इधर जितनी भी इटली में एटलीस्ट पीएचडीज आती हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है कि डॉक्यूमेंट्स के कितने पॉइंट्स हैं और इंटरव्यूज़ के कितने पॉइंट्स हैं। और डॉक्यूमेंट्स के फॉर एग्जांपल टोटल 100 पॉइंट्स हैं, और उसमें से 40 पॉइंट्स इंटरव्यूज़ के हैं, 60 पॉइंट्स डॉक्यूमेंट्स के हैं। तो उन्हें 60 पॉइंट्स की डिवीजन भी दी होती है कि इसमें आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के कितने मार्क्स हैं, आपकी सीवी के कितने मार्क्स हैं, आपके पब्लिकेशन के कितने हैं, आपकी रिसर्च प्रपोजल कितने, तो वो डिवीजन दी होती है। तो उसको यही हम बार बार कहते हैं ना कि आप लोग मीन से मुराद के मोस्टली लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते ही नहीं है, वो कॉल ही नहीं पढ़ते कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लगाया करें, अच्छी तरह पढ़ा करें कॉल को, डॉक्यूमेंट्स को, तो आपके चांस इम्प्रूव हो जाएंगे। जी, हमारे पास वी हैव 10 मिनट्स। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क? ये जी, कमेंट में कुछ क्वेश्चंस आए एक हैं। ये अमीद नया है, दीक्षित चक, जो भी नाम है, आप जो भी आपका, सॉरी टू मैं नाम नहीं पढ़ रहा, आप अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो, थैंक यू सर। हमीद भाई, मेरा आपसे सवाल है, जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स में मैं एनरोल्ड हुआ था मास्टर्स डिग्री के लिए, और अभी मैं इंटर्नशिप करने में आया था यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एज ए एरास्मस स्टूडेंट 3 महीनों की। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया अपना इंटर्नशिप को 9 महीने के मास्टर्स थीसिस में, तो कलेक्टिवली मेरा यहाँ पे 1 साल हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में।
अगर मैं मैरी क्यूरी के लिए अप्लाई करना चाहूँ, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ ऑस्ट्रिया में या नहीं? सेम लैब में? अच्छा, ये मैं थोड़ा-सा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हुँ, आपके हुँ। सेम लैब में ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम लैब कोई मारी क्यूरी फंडिंग वैन करे। अगर उनके पास कोई मारी क्यूरी फंडिंग है, तो आपका सुपरवाइज़र या जो क्राइटेरिया है, वो उस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। और जिस तरह मुदस्सिर भाई ने कहा कि सम टाइम ऑलरेडी जो पोज़ीशन अनाउंस होता है, उनको पता होता है कि हमने इस बंदे को रखना है या इस बंदे को ऑलरेडी काम आ जाता है, तो बाकी लोगों को वैसे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को फ़िल्टर आउट ना करें कि मेरे इधर रिजेक्शन नहीं हो सकती या रिजेक्शन हो सकती है, आप अप्लाई करते रहो। तो ये चीज़ थोड़ा-सा वेरी हुँ, करता हुँ। है। तो आप ऑस्ट्रिया को भी टारगेट कर सकते हैं और दूसरी बात ये है कि मारी क्यूरी थ्रू आउट द यूरोप होता है, तो आप किसी और कंट्री को भी टारगेट कर सकते हो। मतलब इसमें अपने लिए पूरी विंडो ओपन रखो, जहाँ पे भी पोजीशन आता है। तो कंट्री वाली रिस्ट्रिक्शन तो अगर आप ना भी पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। ओके। एक और सवाल है मेरा, ये मेरे को मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन करते वक़्त ज़रूरी है कि मेरी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो? या मैं पीएचडी मतलब मास्टर्स डिग्री थीसिस में डिफेंड नहीं किया अभी तक, बट मैं डिफेंड करूँगा अप्रॉक्सिमेट जून में नेक्स्ट ईयर। वो तो तब ऑलरेडी मैं तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इट्स बेटर हुँ, कि हुँ। अगर आपके पास कोई डेडलाइन हो कि तब तक मेरी मास्टर की डिग्री कंप्लीट होनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर की डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा मार्जिन रखें कि कोई 4 टू 6 मंथ मेरी डिग्री हुँ, कंप्लीट हो। हुँ। सम टाइम अगर आप इंटरव्यू में पूछे और आपके 1-2 महीने के बाद डिग्री कंप्लीट हो रही है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री में कोई एल्स 1 साल रहता है या 8 महीने रहता है, तो वो इतना वेट आपके लिए नहीं कर सकते कि पोज़ीशन को होल्ड पे रख के जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब आप जॉइन करेंगे। ओके हुँ, अमीर, हुँ। नेक्स्ट वी हैव तो सानिया बलोच। आप अपना क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैरी क्यूरी के अलावा जो पीएचडी की स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट हैं, उनकी वेबसाइट तो बता दें। अच्छा, सानिया बलोच, उसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ। वो ऑलरेडी हमने स्लाइड में कुछ शेयर किए हैं। देयर इज सम एस्पिरेंट ग्रुप्स। अगर आप ऐड नहीं हो तो आप हम में से किसी बंदे को मैसेज करना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। 2-3 ग्रुप तो मैं खुद भी चला रहा हूँ उसमें हूँ, तो उधर हम आपको ऐड कर लेंगे। तो वहाँ पे मुख्तलिफ स्कॉलरशिप या जो ये डेली चैट बेसिस पे में आसम स्कॉलरशिप ने आते हैं। शेयर किया लिंक, जो चैट है ना उसमें आसम ने लिंक शेयर किया, उसको आप देख लें। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। थैंक यू वी हैव सर। 7 मिनट्स तो क्विकली अगर किसी को क्वेश्चन है तो हम आंसर कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। सर ये मास्टर्स डिग्री का जो ड्यूरेशन है, ये अफेक्ट करता है पीएचडी पोजीशन विन करने के लिए? नो। एक और चीज़ है सर, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की जो बात हुई थी सर, वहाँ पे आपने बताया या तो 2 ले सकते हैं या फिर 3 ले सकते हैं। तो आपसे आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑस्ट्रिया से ले लेता हूँ, एक रिकमेंडेशन इटली से लेता हूँ। ये वर्थफुल रहेगा मेरे लिए या फिर दोनों इटली से चाहिए मेरे को? नो प्रॉब्लम। हमने 2 बंदों के साथ काम किया हुआ है, तो आप दोनों इटली से भी ले सकते हो, दोनों उधर से भी ले सकते हो। एक इटली और एक उधर से भी ले सकते हो। आपने वो रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि जिस बंदे के साथ आपने काम किया वो आपको रिकमेंड भी कर ले, और उनको पता हो कि इस बंदे के साथ आपने कुछ काम किया हुआ है। यहाँ पे लोग मुफ्त में रिकमेंडेशन नहीं देते, उनको आपके काम का पता होता है कि इस बंदे ने ये काम किया हुआ है, इसकी ये क्वालिटीज़ है। तो ये लोग उस तरह आपको फिर रिकमेंड करेंगे या आपको इवैल्यूएट करेंगे। तो बेहतर ये है कि जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं या आपने काम किया हुआ है, उससे आप रिकमेंडेशन मांगे या उसका नाम मेंशन करें। ओके, थैंक यू। ओके, किसी और का कोई सवाल है तो पूछें, हमारे पास 6 मिनट है। आई थिंक मुदस्सिर भाई, यहाँ पे मैं वो जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो शेयर कर देता हूँ। जी, आप तो चैट में जिन शेयर करते हैं तो नहीं मैं यहाँ पे प्रेजेंट वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों हाँ, ने स्क्रीन ज्वाइन शेयर करना है ना, करते हैं। वो लोग ज्वाइन कर ले वहाँ पे। सारे जो सोशल मीडिया है हमारे वहाँ पे। हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जिसके जितने भी क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में फिर इंडिविजुअली डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आंसर करेंगे। आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ वॉलंटियर जो हमारी क्यूरी बंदे हैं जो विलिंग है लोगों को हेल्प करने के लिए, तो हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन या एक डॉक्यूमेंट्स बता देंगे जहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर हो, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा वहाँ से। ओके, मैं ये शेयर करने लगा हूँ। ये QR कोड है, यहाँ पे आप स्कैन करें और इनको ज्वाइन करें। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वी हैव ऑलमोस्ट 5 मिनट लेफ्ट। ओके, यमुना बदर का है, फिर आप यमुना पूछें।
जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि रिकमेंडेशन लेटर एकेडमिकली होने चाहिए, यानी कि सुपरवाइजर्स या प्रोफेसर्स ही हमें रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर कोई मैं प्रोफेशनल रिकमेंडेशन लेटर भी यूज़ कर सकती हूँ? क्योंकि मेरा 6 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा कोई सीनियर कलीग वो मुझे रिकमेंड कर दे, तो इज़ दैट पॉसिबल, या फिर मुझे सिर्फ प्रोफेसर्स ही रिकमेंड कर सकते हैं? यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं एक कॉलेज में जी। जॉब करता था, तो जो मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल था ना, मैंने उससे रिकमेंडेशन लेटर लिया था। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे कोलीग नहीं, जो आपके डिपार्टमेंट का हेड है, वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपका कोई दोस्त है, वो कहे कि हाँ जी, ये मेरी कोलीग है, तो इसलिए बोल एक्चुअली मेरे एक कलीग हैं जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, वो अब साउथ कोरिया में होते हैं, अब वो एज अ प्रोफेसर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं उनसे बोलूँ कि आप मुझे रिकमेंड कर दें, तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? आप उनसे अपना लिंक कैसे एस्टेब्लिश करेंगी कि आप उनके साथ पीएचडी में काम कर रही हैं, या आपने पीछे मास्टर में काम किया हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वो दूसरे कंट्री में चले गए, तो चीज़ों को में कन्फ्लिक्ट ना लाएँ। बेहतर यही है कि जहाँ आप करंटली वर्क कर रही हैं या प्रीवियस अटेंडेंस जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से करें। ये 2 ऑप्शन होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, किसी उस चीज़ में ना जाएँ कि एक छोटी-सी गलती की बेस पे आपकी रिजेक्शन हो। थैंक यू सो मच। इस पे यमुना मैं आपको एक कमेंट करूँगी कि आप अपने कॉलीग से अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक आपका रिकमेंडेशन लेटर ऐसा होना चाहिए जो कि एकेडमिक हो। उसके ओके। अलावा अगर आप एडिशनली आप जो अपने साउथ कोरिया, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान में मैंने अपने चंद एक दोस्तों को रिकमेंडेशन लेटर दिए हैं, जिनके साथ मैं प्रीवियसली काम करती थी रिसर्च लैब, तो उनको मैंने रिकमेंडेशन लेटर दिए, भले वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे और उनमें मतलब से आपको काफ़ियों की जस्टिफाई करना होता है सिलेक्शन ना भी हुई कि है। आप क्यों ये रिकमेंडेशन ये बंदा आपके लिए लिख रहा है, जी। आपको कैसे रेफरेंस से जानता है, यस, आपको यही मैं समझता चाह है, रही तो थी। उसको जस्टिफाई करना होता है। जी, और फिर यस। आपका जो रिकमेंड कर रहा है, वो आपके किन स्किल्स के ऊपर कमेंट कर रहा है। जो आपके कोरिया में दोस्त हैं, वो इस चीज़ पे कमेंट कर सकते हैं कि आप टाइम कमिटमेंट के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के लिहाज से, लेकिन वो आप अपना सेकंड पे रखें, लेकिन पहले आप रिकमेंडेशन, अगर आप एक या एकेडमिक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो पहले रिकमेंडेशन आपकी कोई एकेडमिक से रिलेटेड होनी चाहिए, फिर जो है नेक्स्ट रिकमेंडेशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल। जी, मैं इधर बिल्कुल, एक छोटा सा बिल्कुल। पॉइंट ऐड ओके, करूंगा। वी आर अबाउट टू एंड आवर टाइम। एक लास्ट पॉइंट अमीन, मैं ऐड करना चाहूंगा रिकमेंडेशन से रिलेटेड। सबसे बेहतर या आइडियल ये है कि आप अपनी मास्टर जो आपका सुपरवाइजर है ना, उसकी रिकमेंडेशन लेटर डाल दें। उसके एक अच्छा इंप्रेशन ये होता है कि जिस बंदे के साथ उसने काम किया हुआ है, थीसिस किया हुआ है, उसका नाम है, तो आपको बेस्ट इवेल्युएट कर सकता है। तो ये एक मैं छोटा सा पॉइंट ऐड कर दी। थैंक यू सो मच। ओके, हमारा टाइम अभी बस ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा, तो लेट्स थैंक आवर 4 स्पीकर्स, हमीद, शगुफ्ता, सईद, आसम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इट वाज रियली अ यूजफुल सेशन। आई होप कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। एटलीस्ट तो 4 को भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो जो हमारा पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं एक लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा मुदस्सिर भाई। ये सेशन में कोशिश किया हुआ है, कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किया हुआ है, कोई 10-10 मिनट। आई विल ट्राई कि मैं उसको एक वीडियो में मर्ज करूँ, तो उसको ग्रुप में या इधर किसी जगह पे शेयर करो। अगर कुछ लोगों ने सेशन मिस किया हुआ है या कोई पॉइंट मिस किया हुआ है, तो एटलीस्ट एक सेशन एक दफ़ा सुन ले, और फिर उसके जो भी क्वेश्चन हो, तो वी आर ऑलरेडी अवेलेबल है लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आई विल ट्राई कि मैं एक दफ़ा उसको कंपाइल करूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ, या जहाँ पे ग्रुप हो तो मैं शेयर कर लूँगा, या ठीक सईद है, भाई ने मैं भी अगर ग्रुप में रिकॉर्ड किया शेयर हुआ है कर तो दूँगा, बेहतर। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बोला है उस पे शेयर करने का। ओके ओके, थैंक यू मुदस्सिर भाई फॉर अरेंजिंग दिस मैंने भी सेशन। रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगा जो हाँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगा, जो शेयर किया आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, मैंने भी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बाकी बेहतरीन है, फ्यूचर में भी बेहतरीन इंशाल्लाह हम है। ट्राई करेंगे इस तरह के सेशन। थिंक आसिम, ओके, सईद थैंक एंड यू। शगुफ्ता के आप लोगों ने टाइम दिया प्रेजेंटेशन बनाने में और सारी चीज़ों को मैनेज करने में। और मुदस्सिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छी स्टेप ली, और वी आर हैप्पी टू हेल्प अदर पीपल। ओके, थैंक थैंक यू, यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।